गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं बच्चों मयंक सर आज अपन सेंसरी ऑर्गन का सेकंड लेक्चर लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। फर्स्ट जो बच्चों लेक्चर था उसमें अपन ने आइज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आइज की स्ट्रक्चर, मसल्स, आइज की ग्लैंड्स के बारे में बच्चों पढ़ा था। स्ट्रक्चर में जो आई बोल की आई थी उसमें अपन ने उसके बच्चों 3 लेयर आपको बताई थी। फाइब्रस ट्यूनिक, जिसमें हमने कोर्निया ऑफ स्क्लेरा के बारे में पढ़ा था। देन बच्चों वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसमें ब्लड वेसल्स थी, जिसमें पिगमेंट थे, उसमें हमने कोरोइड आया था, सिलियरी बॉडी आई थी और आइरिस के बारे में डिस्कस किया था। देन बच्चों थर्ड जो था न्यूरो सेंसरी लेयर, तंत्रिका संवेदी स्तर, उस पर आज अपन डिस्कस करते हैं। तो देखियो बोर्ड पर आप लोगों के लिए मैंने न्यूरो सेंसरी लेयर इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बना रखी है। तो बच्चों नाम से जैसे न्यूरो है तो न्यूरो का मतलब इसमें तंत्रिका से कनेक्टेड है, न्यूरॉन होंगे, सेंसिटिव पार्ट है सेंसरी लेयर। अब इसमें देखो न्यूरो सेंसरी लेयर को फिर अपन बच्चों 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्स इरिडिका, पार्स सिलियरिका, सिलियरिस बोलते हैं, या पार्स ऑप्टिका। पार्स का मीन बच्चों पार्ट होता है, भाग होता है। तो पार्स ऑप्टिका को ही हमने क्या बोला यहाँ रेटिना, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ये जो बोर्ड पे छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें ये वाला पार्ट मान लो कोरोइड है, वेस्कुलर ट्यूनिक का कोरोइड था बच्चों। ये वाला पार्ट क्या था, सिलियरी बॉडी था। ये बच्चों जो हैंगिंग वाली स्ट्रक्चर थी ये क्या थी, आइरिस। क्लियर है ना, पीछे कोरोइड था, सिलियरी बॉडी और आइरिस। इसी के नीचे जो सबसे इनर वाली लेयर है उसके पार्ट मान लो, तो कोरोइड के नीचे बच्चों जो था अंदर की ओर वो था रेटिना, उसी को हमने क्या बोला यहाँ पार्स ऑप्टिका। इसी पर इमेज बनती है। तो कोरोइड के अंदर पार्स ऑप्टिका आ गया, सिलियरी बॉडी के पास वाला जो पार्ट है वो पार्स सिलियरिस आ गया, आइरिस के कनेक्ट है वो पार्स आइरिडिका आ गया। तो आइरिस से आइरिडिका, सिलियरी बॉडी से सिलियरिस और कोरोइड के नीचे वाला पार्स ऑप्टिका। क्लियर। ये पार्स ऑप्टिका बच्चों जिसे हमने रेटिना बोला है, इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं जहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब सिलियरिस और रेटिना बच्चों इस वाले पार्ट पे कुछ एज ए प्रोजेक्शन रिजेस लगे रहते हैं, जिनको ओरा सिराटा का हम अपन यूज करते हैं, ओरा सिराटा। अब इसी पार्स ऑप्टिका पे मैं आ रहा हूं। तो जो रेटिना है अपने में बच्चों इन्वर्ट रेटिना, रेटिना के लिए एक वर्ड आता है इन्वर्टेड रेटिना, प्रतीप रेटिना होता है। क्यों होता है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बच्चों रेटिना पे जो इमेज बनती है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो देखो स्मॉल छोटा, इन्वर्ट उल्टा और ट्रू, ट्रू का मतलब वास्तविक। तो ये ऐसे बच्चों कि जैसे ये कोई इमेज अपने को फॉर्म करनी है रेटिना पे, तो ये इमेज बनी, तो कहने का मतलब जो एक्चुअल इमेज है उसके कंपेयर वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी, और उसके कंपेयर क्या होगी, इनवर्ट होगी, लेकिन ट्रू वास्तविक प्रतिबिंब का बनता है रेटिना। तो 3 बातें अपने को याद रखनी, इमेज कैसी होगी, स्मॉल, इनवर्ट और ट्रू। इन्वर्टेड रेटिना जो बोलते हैं उसका रीजन एक दूसरा है जिस पे अपन अभी आएंगे। उससे पहले बच्चों अपने रेटिना की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो रेटिना है पार्स ऑप्टिका है जहां प्रतिबिंब बनता है। इस रेटिना के बच्चों इसमें फिर 4 लेयर्स होती है। रेटिना में कितनी 4 परतें, हालांकि अपनी एनसीईआरटी में 3 लेयर्स बता रखी है रेटिना में। अब वो कौन कौन सी है तो देखो बोर्ड पे इस डायग्राम पे आओ। सबसे आउटर जो लेयर है रेटिना की, सबसे बाह्य जो परत है वो बच्चों हेक्सागोनल पिगमेंटेड सेल्स, षटकोणीय वर्णक युक्त कोशिकाएं। तो पिगमेंटेड का मतलब इसमें पिगमेंट, जैसे अपनी स्किन में कौन सा होता है बच्चों, मेलानिन पिगमेंट होता है, वही पिगमेंट अपनी आईज को कलर प्रोवाइड करता है। मेलानिन, ध्यान है ना, आपकी त्वचा में मेलानिन वर्णक क्या काम करता है, अरे कलर तो देता है, कलर के अलावा जो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेलानिन पिगमेंट का, सोचो मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। ध्यान रखना बेटा जी, ये आपको किससे बचाता है, सनलाइट की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से। तो यूवी रेज से बचाने वाला पिगमेंट कौन, मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट वाली सेल होगी हेक्सागोनल पिगमेंटेड सेल। ये रेटिना का सबसे आउटर लेयर, बाहर वाला। सेकंड नंबर पे जो आता है लेयर वो इंपॉर्टेंट बच्चों, जिसको नाम दिया फोटो रिसेप्टर सेल्स।
प्रकाशग्राही कोशिका स्तर, फोटो रिसेप्टर, नाम से ही समझ जाना ये वो सेल है जो लाइट को, फोटो को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। देन फोटो रिसेप्टर में दो सेल की बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, रोड सेल और कौन सेल, शलाका और शंकु। फिर आ गया बाइपोलर न्यूरॉन, द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर, तीसरा, और फोर्थ आता है गैंग्लियोनिक लेयर, गुच्छकीय स्तर। गैंग्लियोनिक सबसे कैसा होगा, इनर मोस्ट, रेटिना का सबसे आंतरिक स्तर है और वो लेंस के क्लोज होता है, इन चारों में लेंस के सबसे समीप होता है, ये मैं समझाऊंगा अभी। और गैंग्लियोनिक से फिर फाइनली ये जो न्यूरॉन है वो क्या बना देंगे, ऑप्टिक नर्व, याद आई, दृक तंत्रिका, जो ब्लाइंड स्पॉट से बाहर आ रही थी, कितने नंबर की, सेकंड क्रेनियल नर्व है, तो वो ऑप्टिक नर्व है, उस सेंसेस को कहां लेके जाएगी बच्चों, सीएनएस तक। फिर से सुन लो, इसी को आप ये दो पार्ट में रहने दो, हम इसी में डिस्कस कर ले। न्यूरोसेंसरी लेयर में कौन, पार्स ऑप्टिका, पार्स ऑप्टिका को क्या बोला, रेटिना, जहां क्या बनेगा बच्चों, इमेज। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो स्मॉल, इन्वर्ट और ट्रू, इन्वर्ट का उल्टा, रेटिना को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रेटिना। अब रेटिना में बच्चों चार लेयर है, बाहर से भीतर की ओर, फ्रॉम आउटर टू इनर। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो हेक्सागोनल पिगमेंटेड, नाम ही पिगमेंटेड है तो पिगमेंट, एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी में फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियोनिक तीन लेयर बच्चों ने रखी है। तो फिर फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर न्यूरॉन और सबसे अंदर कौन सा, गैंग्लियोनिक गुच्छकीय स्तर, जो लेंस के सबसे क्लोज होता है इन चारों में। फोटो रिसेप्टर में दो सेल आएगी, रोड सेल और कॉन सेल, अभी डिस्कस करते हैं। और देन हमने बच्चों इसमें लिखा क्या, बाइपोलर न्यूरॉन। अब देखो इन्हीं के बारे में कि है क्या, जैसे बच्चों बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब तो नर्वस सिस्टम याद करो, बाइपोलर हिंदी में बोलते हैं बच्चों द्विध्रुवीय, क्या, द्विध्रुवीय। तो बाइपोलर में सिंपली कि ऐसे न्यूरॉन हो गए, ऐसे न्यूरॉन मान लो बच्चों जिसमें एक तो डेंड्रोन होता है, एक ही क्या होता है, एक्सोन, हटा देना, सेल प्रोसेस बोलते हैं, एक एक्सोन और एक डेंड्रोन। बाइपोलर इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी में मेनली दो जगह आपको मिलेंगे, एक तो रेटिना में जो यहाँ है, एक बच्चों ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, घ्राण उपकला अपने नाक में। तो नोज और आई दोनों जगह आपको क्या मिलेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर का मीन वन एक्सोन वन डेंड्रोन, क्लियर। अब बच्चों देखियो बाइपोलर न्यूरॉन के बीच में ये स्पेशल सेल मैंने लिखी, मूलर कोशिकाएं, जो सपोर्टिंग सेल है, याद रखो तो मूलर जो सपोर्ट करती है, और ये बाइपोलर न्यूरॉन है, ये गैंग्लियोनिक लेयर है, देखना गैंग्लियोनिक भी न्यूरॉन ही है। तो बच्चों दो न्यूरॉन का जो कनेक्शन होता है, बोलो, जहां दो न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं ना। ये कनेक्शन क्या है, साइनेप्स है। और साइनेप्स में देखो यहाँ कौन सी सेल, मैंने एक वर्ड लिखा है, एमेक्राइन कोशिकाएं, एमेक्राइन न्यूरॉन। ये एपोलर न्यूरॉन होते हैं जो किसमें प्रेजेंट होंगे, साइनेप्स में। तो नाम आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, मूलर सेल और एमेक्राइन न्यूरॉन होते हैं पोलर टाइप के, तो ये तो साइनेप्स में प्रेजेंट है। और मूलर सेल बच्चों बाइपोलर न्यूरॉन के बीच में जो कैसी है, सपोर्टिंग सेल, क्लियर। अब फोटो रिसेप्टर में दो आ गई, रोड सेल और कॉन सेल, तो उस पर डिस्कस करें। उससे पहले जो अपने ये बताया आपको कि जो गैंग्लियोनिक लेयर है बच्चों, ये लेंस के सबसे क्लोज है, और रेटिना कैसा है, इन्वर्टेड। वो कैसे होता है, तो उसको सुनो, छोटे से मैं डायग्राम से क्लियर कर दूं। ये अपनी आईबॉल, ये बच्चों क्या था, लेंस। मान लो ये रेटिना यहां है, तो रेटिना की कितनी लेयर है, 4, आउटर टू इनर, बाहर से भीतर की ओर। ये तो आउटर हो गया ना, इधर बच्चों इनर। तो सबसे आउटर मान लो, रेटिना में सबसे आउटर कौन है, हेक्सागोनल, फिर बेटा जी फोटोरिसेप्टर, फिर बाइपोलर, फिर बाइपोलर के बाद फिर गैंग्लियोनिक, क्लियर। तो आउटर टू इनर, सबसे आउटर मान लिया हेक्सागोनल, फिर फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर और सबसे अंदर गैंग्लियोनिक। और ये जो गैंग्लियोनिक लेयर है, इसी से ये ऑप्टिक नर्व कहां से बाहर आएगी, ब्लाइंड स्पॉट से, समझ रहे हो बात। तो ये है सबसे आउटर, ये है सबसे इनर। सबसे इनर कौन सी लेयर है,
गैंग्लियोनिक। तो गैंग्लियोनिक बच्चों लेंस के सबसे क्या होगी, क्लोज होती है। सबसे पास में लेंस के कौन सा आया, गैंग्लियोनिक। बात भेजे में घुसी, क्लियर। अब देखो लाइट रेज जो भी आएगी, प्रकाश की लाइट रेज जो आती है ना बेटा जी, वो लेंस पे आई, लेंस से फिर जब रेटिना पे जाएगी तो सबसे पहले रेटिना की कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आएगी, गैंग्लियोनिक की आएगी, क्योंकि गैंग्लियोनिक वही है। लेकिन गैंग्लियोनिक उन लाइट को रिसीव नहीं कर सकता। रिसीव कौन करेगा सबसे पहले, फोटो रिसेप्टर। नाम ही प्रकाशग्राही है तो वो लाइट को सबसे पहले रिसीव करेगा। तो मान लो यहां ये लाइट को इसने रिसीव किया फोटो रिसेप्टर ने, फिर वहां से फोटो रिसेप्टर से फिर किधर आएगी, बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियोनिक, फिर वो संवेदना ऑप्टिक नर्वस से कहां जाएगी, सीएनएस तक। तो ऐसे जाके फिर लाइट रिवर्स आती है, इसलिए इसको बच्चों बोलते हैं इनवर्ट रेटिना, इन्वर्टेड रेटिना, प्रतीप रेटिना। समझ गए। और लेंस के सबसे क्लोज आए तो हम किसको बोल देंगे, गैंग्लियोनिक लेयर। चलो बच्चों आगे। अब जो ये दोनों सेल है, रोड एंड कॉन सेल, ये इंपॉर्टेंट दो सेल बच्चों, इस पे थोड़ा सा अपन डिफरेंस और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कौन सी, रोड सेल, एक कॉन सेल। कॉन को तो क्या बोल दो, शंकु। और रोड सेल बच्चों कौन सी आ गई, शलाका कोशिका। ठीक है। अब देखियो क्या डिफरेंस होता है, क्या इनका फंक्शन है, क्या रोल है। तो पहले तो ध्यान रखना कि जो फोटो रिसेप्टर लेयर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मॉडिफाइड होता है बाइपोलर न्यूरॉन से ही। क्या कहा मैंने, फोटो रिसेप्टर जो सेल्स है वो मॉडिफाइड क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन। प्रकाशग्राही कोशिकाएं इन्हीं बाइपोलर न्यूरॉन से रूपांतरित होती है। तो कहने का मतलब ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है, ये भी तीनों न्यूरॉन तंत्रिका इस तरह, इसलिए नाम इसको न्यूरोसेंसरी लेयर बोलते हैं। तो फोटो रिसेप्टर लेयर इज मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन। और बाइपोलर का मीन बच्चों जहां एक एक्सोन और एक क्या हो, डेंड्रोन। चलें, चलो। तो रोड पहला तो आ गया मोरी नंबर, ये बच्चों संख्या में ज्यादा होती है। सलाका, सलाका रूपी रोड शब्द है। और जो शंक्वाकार है कौन की आकृति की, वो कौन सेल है, 1100 से 1200 लाख बताते हैं। और ये कंपैरेटिवली लेस इन नंबर, 60-65 लाख के लमसम होती है, ये संख्या में कम और ये ज्यादा। नाम से रोड शेप्ड और कौन सेल वो हो ही गया। अब बच्चों जो रोड सेल है, इनमें जो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, इनमें इंपोर्टेंट वर्णक आता है रोडोप्सिन पिगमेंट। रोड से रोडोप्सिन याद रखियो। इनमें जो होता है आयोडोप्सिन पिगमेंट, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन को बच्चों बोलते हैं, इनके लिए एक वर्ड आता है विजुअल पर्पल, ये होता है विजुअल वायलेट। विजुअल पर्पल और विजुअल वायलेट। तो देखियो आयोडोप्सिन विजुअल वायलेट, दृश्य बैंगनी। वायलेट और पर्पल अलग अलग होता है, वो थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट है। तो रोडोप्सिन बच्चों कलर के बेस पर कहलाता है विजुअल पर्पल कलर का पिगमेंट है। दृश्य पर्पल, हिंदी एनसीईआरटी में तो बैंगनी दे रखा दोनों के लिए, बट बच्चों ध्यान रखना ये विजुअल पर्पल है, ये विजुअल वायलेट। इसमें रोडोप्सिन होता है, ये मेन पिगमेंट। इसमें कौन सा मिलेगा, आयोडोप्सिन। अब रोड सेल जो बच्चों है, ये देखियो फंक्शन इसका, एक तो डिम लाइट में, लाइट जब कम होती है, प्रकाश थोड़ा हल्का होता है, डल होता है, मंद प्रकाश, उस समय बच्चों जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगे वो सेल कौन सी होगी, रोड सेल। और ब्राइट लाइट, तेज प्रकाश, दिन का टाइम बिल्कुल साफ प्रकाश, जब ब्राइट तेज लाइट है उस टाइम बच्चों इमेज क्लियर बनती है ना, तब रिस्पॉन्सिबल कौन। तो ब्राइट लाइट में इमेज बनाने में, और एक कलर डिफरेंशिएशन, रंगों का जो विभेदन है, अपने को बच्चों अलग अलग कलर का जो पता चलता है, उसके लिए भी कौन काम का जिम्मेदार, वही कौन। तो कलर के लिए भी कौन, कौन सेल्स। तो इधर डिम लाइट के लिए कौन है, रोड सेल्स। ठीक है। अब बच्चों रोड सेल्स में जो डिम लाइट में इमेज बनती है उसको बोलते हैं स्फोटोपिक विजन
ट्विलाइट विजन, स्कोटोपिक, तिमिरानुकूलन, एक वर्ड दे रखा है तिमिरानुकूलन। तिमिर का मतलब बच्चों अंधेरा, तो मन प्रकाश में जो डल धुंधली सी इमेज बनती है वो क्या है, स्कोटोपिक विजन। यहां जो क्लियर बनेगी ब्राइट लाइट में उसको बेटा जी बोलते हैं फोटोपिक विजन। नाम आ गए। तो ज्यादा प्रकाश में जो इमेज बनाने में रोल है वो किसका, कौन सेल का, वो विजन क्या कहलाया, फोटोपिक विजन। और डिम लाइट की मैं बात करूं तब बच्चों कौन, रोड सेल, और वो विजन कौन सा, स्कोटोपिक या ट्विलाइट विजन। ये वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। अब ये देखना डिम लाइट में रोड, तो बच्चों जो उल्लू होता है, उल्लू आउल, उल्लू में किसका रोल, उल्लू में केवल डिम में दिखता ना, तो जो ऑयल की अगर बात करें तो इसमें ओनली रोड सेल्स होती है। याद रखो क्या, उल्लू में केवल रोड सेल मिलती है, इसलिए उसको तेज लाइट या दिन के समय दिखाई नहीं देता। इसके अगेंस्ट बच्चों मुर्गियों में बताते हैं कि उसमें केवल ओनली कॉन सेल्स होती है। समझ रहे हो बात। तो रोड संख्या में ज्यादा, कौन संख्या में कम। इसमें कौन सा पिगमेंट, रोडोप्सिन वर्णक आता है, तो यहां कौन सा मिलेगा, आयोडोप्सिन। और इसके अलावा ये विजुअल पर्पल, इसको विजुअल वायलेट बोलते हैं। पर्पल थोड़ा लाइट, वायलेट डार्क होता है। डिम लाइट में रोड सेल का रोल है, और ये विजन कहलाता है स्कोटोपिक विजन, इसको ट्विलाइट विजन भी बोल देते हैं। ये ब्राइट लाइट में बच्चों और रंगों का विभेदन में इसका रोल है, और ये फोटोपिक विजन कहलाएगा। एक ये भी यही बता देता हूं, अगर बच्चों रोड सेल में डिफेक्ट आ जाए, रोड सेल में सलाका में अगर कोई त्रुटि डिफेक्ट आ गया तो कौन सी डिजीज, सोचो। रोड सेल में अगर डिफेक्ट आया तो प्रॉब्लम डिम लाइट में हो गया, मंद प्रकाश में, और उसे अपन बोलते भी हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बिल्कुल रतौंधी वर्ड सुना है बेटा जी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस का एक मेजर कोर्स को हम बोलते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी। इस चैप्टर में आगे वो डिजीज में आ जाएगा। और एक नाइट ब्लाइंडनेस का रीजन ये है किसमें डिफेक्ट आना, रोड सेल में। ऐसे बच्चों अगर कौन सेल में डिफेक्ट आए, कौन सेल में अगर डिफेक्ट त्रुटि आ जाए तो ब्राइट के साथ साथ अपने को कलर का पता, रंगों का विभेदन नहीं होगा, कलर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और जब कलर में गड़बड़ी हो तो क्या कहलाएगी, कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर। इसको हम वर्णांधता भी बोलते हैं, रंग अंधता। तो कौन में डिफेक्ट आने से कलर ब्लाइंडनेस, रोड में डिफेक्ट आने से बेटा जी नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है बात। चले आगे, चलो। तो रोड और कौन में इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गए। ये दोनों फोटो रिसेप्टर सेल है। इसके अलावा बच्चों कौन सेल्स के अपन ने दो फंक्शन बता दिए कि एक तो ब्राइट लाइट में और दूसरा कलर डिफरेंशिएशन। तो देखना कलर के लिए जो है इस कौन में 3 टाइप की सेल्स होती है अलग अलग कलर के लिए। बच्चों 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा, नीला। उन तीनों रंग के लिए जो अपने शंकु है, कोन है, उसमें 3 अलग अलग सेल, जैसे साइनोलेब, एरिथ्रोलेब, एक हमने लिखा क्लोरोलेब। साइनोलेब, एरिथ्रोलेब और क्लोरोलेब, ये 3 टाइप की सेल है। इनमें अलग अलग 3 पिगमेंट भी हम बता सकते हैं, साइनोक्सिन, एरिथ्रोक्सिन और क्लोरोक्सिन। बस आपको सीधा नाम याद रख लो। साइनोलेब तो बच्चों कौन से कलर के लिए होगा, साइनोबैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो साइनोलेब है वो तो ब्लू कलर के लिए। एरिथ्रो बेटा जी याद रख लेना, एरिथ्रो वर्ड हमेशा यूज करो RBC के लिए। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएटिन, all terms are related with RBC। एरिथ्रोलेब का मीन कैसा कलर हुआ, रेड कलर। और क्लोरोफिल से आप रख सकते हो ये फॉर ग्रीन कलर। तो कौन में ये 3 अलग अलग टाइप की सेल है, इनमें 3 अलग अलग पिगमेंट होते हैं जो इन अलग अलग कलर को डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक लाइन ये भी अपनी एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि जैसे अगर बच्चों साइनोलेब
ये वाली सेल को अगर उद्दीपन मिला, स्टिमुलेशन मिला, तब तो सेंसेस ब्लू कलर की, एरिथ्रोलैब से सेंसेस रेड कलर की, क्लोरोलैब से ग्रीन कलर की। अगर तीनों सेल को अगर एक साथ स्टिमुलेशन किया जाए, एक साथ उद्दीपित हो, तो तीनों सेल से बच्चों कंबाइंड की अगर मैं बात करूं तो किस रंग की, व्हाइट कलर की सेंसेस आएगी। तो ऐसे आ जाएगी क्वेश्चन, ओनली साइनोलेब तब ब्लू, ओनली एरिथ्रोलैब रेड, ओनली क्लोरोलैब ग्रीन। लेकिन तीनों को अगर एक साथ साइमल्टेनियसली अपन स्टिमुलेट करें, उनके पास अगर अपन उद्दीपन दें, तो कैसे कलर की सेंसेस आएगी, व्हाइट। व्हाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर, स्पेक्ट्रम अपन पढ़ते हैं, तो तीनों में एक साथ आएगा तो व्हाइट। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट इसमें, और वैसे जो तीन कलर वाला फंडा होता ना, इसको ये वर्ड भी याद रख सकते हो, उसको बोल देते हैं ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, ट्राई का मतलब तीन, क्रोमा, ट्रम फोर, कलर। जो तीन कलर वाली है, जो तीन कलर के तीन अलग अलग कलर के लिए तीन अलग अलग टाइप की सेल है, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। क्रोमा, ट्रम हम कलर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब एक इस डायग्राम को मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि इसमें अपन वो एक कंडक्शन पाथ बताएंगे कि कैसे लाइट की सेंसेस मिलती है और कैसे बच्चों को ब्रेन तक ट्रांसफर होती है, कंडक्ट होती है। तो यहाँ यही है कि सबसे पहले हेक्सागोनल को भूल जाओ, कि पिगमेंटेड सेल छोड़ो, इसमें तो कलर के लिए है। स्क्रीन पे अपन डिस्कस करते हैं कि रेटिना जो इमेज बनाएगा उस सेंसेस को आगे सीएनएस तक भी भेजेगा। तो रेटिना में सबसे पहले बच्चों किसके पास आनी है, कौन सी सेल, फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर से वो सेंसेस किसको मिलेगी, बाइपोलर। बाइपोलर से फिर वो किसके पास जाएगी, गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक से फिर कहां आएगी, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से कहां जाएगी, सीएनएस। ये पाथ आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, आगे मैकेनिज्म में आएगा। तो फोटोरिसेप्टर सबसे पहले, नाम फोटोरिसेप्टर है, सबसे पहले बेटा जी रिसीव करेगा, फिर यहां से कौन, बाइपोलर। बाइपोलर से गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक से ऑप्टिक नर्व, वहां से कौन, सीएनएस। क्लियर? चलो फिर अब इसी में रेटिना की जो स्ट्रक्चर है, ये अपन ने तीनों पार्ट यहां कर लिए। फाइब्रस ट्यूनिक हो गया, वेस्कुलर ट्यूनिक हो गया और न्यूरोसेंसरी लेयर हो गई, जिसमें हमने मैंने बता दिया किसके बारे में, रेटिना की स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑप्टिका के बारे में। अब एक बच्चों पॉइंट इसमें आता है, लेंस की स्ट्रक्चर पे आते हैं अपन। लेंस को अलग से बता रखा है, तो लेंस वही आईबॉल में लेंस था। तो लेंस से रिलेटेड कुछ बातें बच्चों, पहला तो लेंस है अपना ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, क्रिस्टल के जैसा है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन जैसे मिश्री के जो बच्चों पार्टिकल्स होते हैं ना, वैसे क्रिस्टलाइन है। शेप पूछे तो बाई कॉन्वेक्स है, जो है ना, बाई कॉन्वेक्स, उभयोतल। जबकि बेटा जी आरबीसी कैसी होती है, आरबीसी हम बताते हैं बाई कॉन्केव। ध्यान रख लियो, आरबीसी कैसी है, बाई कॉन्केव। और आरबीसी बाई कॉन्केव इसलिए होती है, बाई कॉन्केव जब बच्चों होगी ना, तो अंदर एरिया ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी कैसी, बाई कॉन्केव, और लेंस कैसा, बाई कॉन्वेक्स। हालांकि शेप चेंज होगी। अगला एवेस्कुलर है, कॉर्निया, एवेस्कुलर। कॉर्निया, लेंस में ब्लड वैसे खुद की सप्लाई नहीं होती, असंवहनीय होता है, एवेस्कुलर। अब बच्चों लेंस में जो लेंस की पोजीशन है ना, फ्यूजन आया हुआ है, मैंने उस डायग्राम में भी आपको बताया था कि लेंस के पोजीशन को मेंटेन कौन करता है। अब ध्यान रखना, अपना जो लेंस है ना बच्चों, उसकी जगह चेंज नहीं हो सकती, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, कैमरे में और अपनी आईज में। लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस होते हैं। कैमरा भी इमेज बनाता है, आपकी आईज रेटिना भी इमेज बनाएगा। तो कैमरे का जो लेंस होता है
फोकल लेंस को अपन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अपनी आइस बॉल का लेंस ऐसा थोड़ी दूर देख रहे हो तो लेंस को बाहर निकाल लिया फिर एडजस्ट कर लिया, ये पॉसिबल नहीं होता। आपका लेंस हमेशा अपनी जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स रखेगा कौन, ये लो, ये लेंस से जुड़े हुए क्या थे, अरे बोलो, सस्पेंसोरियम लिगामेंट थे। इन्हीं को बच्चों क्या बोला था, जोनुला ऑफ जिन। और सस्पेंसोरियम लिगामेंट से यहां अटैच थी सीलियरी बॉडी, ये तो था लेंस, सस्पेंसोरियम लिगामेंट, निलंबन स्नायु और सीलियरी बॉडी। तो अपना जो लेंस है उसकी जगह को फिक्स कौन रखता है, तो उसकी लेंस को पकड़े हुए सस्पेंसोरियम लिगामेंट एंड सीलियरी बॉडी, तो वो लेंस की पोजीशन को फिक्स रखते हैं। हालांकि लेंस की शेप, आकृति बदल सकती है, जैसे लिगामेंट बच्चों खींचेंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो लेंस की शेप को चेंज करेंगे। और इस चेंजेस के लिए वर्ड आता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ऑफ आईज, नेत्र का समायोजन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो लेंस का एकोमोडेशन है, समायोजन है, कि आप फार ऑब्जेक्ट देख रहे हो, दूर की वस्तु देख रहे हो कि पास की वस्तु देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बच्चों लेंस की शेप को चेंज कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आईज। तो समायोजन में किनका रोल है, लेंस की पोजीशन कौन कौन, सस्पेंसोरियम लिगामेंट एंड सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल्स। तो ये जो सस्पेंसोरियम लिगामेंट और सीलियरी बॉडी की मसल्स है वो अपने लेंस को एक जगह फिक्स भी रखती है और उसकी शेप को चेंज भी कर सकती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो शेप चेंज हो सकती है बट पोजीशन हमेशा लेंस की फिक्स रहेगी। और इस प्रोसेस को समायोजन करना क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन ऑफ आई। तो लेंस ट्रांसपेरेंट है बच्चों, क्रिस्टलाइन, बाइकॉन्वेक्स है, एवेस्कुलर वर्ड यूज कर लेते हैं। अब देखो लेंस से बच्चों इसी में आगे आता है कि आपका जो लेंस आई का, इस लेंस ने आई बॉल को दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया, नेत्र गोलक को दो कक्ष में। एक तो लेंस के आगे वाला कौन, एक्वस चैम्बर, और लेंस के पीछे वाला विट्रस चैम्बर, दो आगे। चलो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंस की प्रेजेंस से आई बॉल डिवाइडेड इन टू चैम्बर, टू अनइक्वल चैम्बर। तो जो अपना आई बॉल है, आई बॉल में कितने, दो चैम्बर बता सकते हैं अपन लेंस की प्रेजेंस के बेस से। आगे तो कौन सा, एक्वस चैम्बर, ये कुछ कौन सा आ गया, विट्रस चैम्बर। तो आगे इसको तो जलीय कक्ष बोलते हैं, उसको बच्चों काचाभ कक्ष बोलते हैं, एक्वस और विट्रस चैम्बर। तो जो एक्वस चैम्बर है पोजीशन कहां आएगी, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। हो गया ना, हो गया, ये लो। तो कॉर्निया और लेंस के बीच तो कौन है, एक्वस चैम्बर। और बच्चों देखो लेंस और रेटिना के बीच जो है वो कौन सा आ गया, विट्रस चैम्बर। तो ये बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और इसके लिए क्या लिख दो, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ये लेंस और किसके बीच होगा, रेटिना के बीच होगा, समझ गए। अब एक्वस चैम्बर में तो क्या भरा था, एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव्य, और यहां बच्चों क्या भरा हुआ था, विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव्य। इधर अपन लिख लें फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव्य से भरा रहता है। तो ये आ गया फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर, इसमें क्या भरा रहेगा, काचाभ द्रव्य। तो ये बच्चों जलीय द्रव्य से, और वो किससे, काचाभ द्रव्य से। अब इस पर आते हैं, उससे पहले मैं इस विट्रस ह्यूमर के बारे में बता दूं क्या होता है, क्या क्या कंपोजिशन इसका है। तो बच्चों जो विट्रस ह्यूमर है, जो जलीय द्रव्य है, इसमें देखो पानी तो हो गई, वाटर, सॉल्ट भी कुछ होते हैं, ठीक। यहाँ एसिड आता है, हाई एलोरोनिक एसिड, ठीक। यहाँ सेल आती है
हाइलोसाइट, और एक प्रोटीन आती है विट्रिन। देखना कुछ नहीं, सीधे से है कि विट्रस ट्यूमर, विट्रस चैम्बर, काचाभ कक्ष, उसमें भरा द्रव्य क्या कहलाया? विट्रस ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब तरल ही होता है। इस विट्रस ट्यूमर में बच्चों वाटर है, H से H2 आ गया, H से एक एसिड आ गया हाई एलोरोनिक एसिड, H से एक सेल आ गई हाइलोसाइट, और विट्रस से मिलता जुलता नाम एक प्रोटीन आ गई विट्रिन प्रोटीन। तो प्रोटीन का ये कंपोजिशन होता है। अब बच्चों ये जो एसिड है ना, हाई एलोरोनिक एसिड, कहां सुना आपने? जोर डालो भेजे पे, कहां? हाई एलोरोनिक एसिड, अरे मेन कंपोनेंट आता है कोरोना रेडिएटा। क्या है कोरोना रेडिएटा? पहली बार थोड़ी सुन रहे हो। अरे कोरोना रेडिएटा, ओम की कवरिंग जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, इनर क्या? जोना पेलुसिडा, आउटर क्या? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा में एक एसिड मिलता है हाई एलोरोनिक एसिड। और इसी को तो वो डाइजेस्ट करता है स्पर्म का एंजाइम हाई एलोरोनिडेज। तो वहां ये इंपॉर्टेंट है। तो हाई एलोरोनिक एसिड कोरोना रेडिएटा में भी होता है, तो यही एसिड विट्रस ह्यूमर में भी होता है, इसलिए वो एसिडिक इन नेचर हो गया। एक मैंने H से वाटर, H से हाई एलोरोनिक एसिड, और बच्चों एक H से सेल लिखी हाइलोसाइट। अरे साइट लग गया ना, साइट लगा तो सेल हो गई। और हाइलोसाइट यहां कैसी है? फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक बोले तो बक्षकाण्विक कोशिकाएं, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग फैगोसाइटिक सेल होती है। जैसे लीवर में, मुझे कहां बोलने की जरूरत है, इतना तो पता ही होना चाहिए ना, कफर सेल, लंग्स में डस्ट सेल, ब्रेन में माइक्रोबिलियल सेल, ब्लड में न्यूट्रोफिल, और वैसे ही आइज की फैगोसाइटिक सेल कौन सी है? हाइलोसाइट। क्लियर? चलें इधर, चलो तो ये दूसरा दिखाते हैं अपन, एक्वस ह्यूमर, जो कॉर्निया और लेंस के बीच है बच्चों। अब ये जो दोनों फ्लूइड है ना, एक्वस जलीय द्रव और बच्चों काचाभ द्रव, ये वो जो सीलियरी बॉडी थी उसमें सीलियरी प्रोसेस होते हैं, वो पक्षमाभी के प्रवर्ध हिंदी में बोलते हैं, वहां से फ्लूइड बनता है, रिलीज होता है। इसमें भी ये बताते हैं कि जो विट्रस ट्यूमर है ये वाला, ये अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। विट्रस ट्यूमर होल लाइफ में एक बार। ये वाला जो एक्वस ट्यूमर है जलीय द्रव, वो रेगुलर बनता रहता है, सिंथेसाइज होता रहता है। तो एक्वस चैम्बर को बच्चों फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? आउटवर्ड में ये अपना लेंस, ये कॉर्निया, बीच का क्या था? एक्वस चैम्बर। यहां बच्चों ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है लेंस के आगे, ये क्या थी? आइरिस। आइरिस थी ना। तो आइरिस की प्रेजेंस से जो एक्वस चैम्बर है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखो, एक तो बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, और दूसरा बच्चों बिटवीन आइरिस एंड लेंस। तो ये जो कॉर्निया और आइरिस के बीच है, इसको तो बोल देंगे एंटीरियर चैम्बर, और ये बच्चों कौन सा आ गया? पोस्टीरियर चैम्बर। समझ गए ना? बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस और बिटवीन आइरिस एंड लेंस वो पोस्टीरियर चैम्बर। ये लो दो। फर्स्ट तो ये आ गया एंटीरियर चैम्बर, तो कहां लिख दिया मैंने? बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। ये आ गया बिटवीन आइरिस एंड लेंस। ठीक है? कॉर्निया एंड आइरिस, आइरिस एंड लेंस। एंटीरियर चैम्बर को इसी को बच्चों बोलते हैं वीनस चैम्बर। ये कहलाता है आर्टेरियल चैम्बर। वीनस सीधा कक्ष, आर्टेरियल धमनी कक्ष। अब वेन और आर्टरी दिमाग में आती क्या आता है? वेन आती बच्चों कैसा? ब्लड इम्प्योर, अशुद्ध रक्त, और आर्टरी आती कैसा? प्योर ब्लड। तो ये वीनस चैम्बर है बिकॉज इसमें CO2 क्या रहेगी? ज्यादा, और O2 और जो न्यूट्रिएंट है, पोषक पदार्थ है, वो इस पोस्टीरियर चैम्बर में, जिसको हमने बोल दिया आर्टेरियल चैम्बर या आर्टेरियल धमनी, और वो वीनस से। तो यहां CO2 वाला पार्ट ज्यादा रहेगा और वहां O2 वाला। तो आईबॉल को लेंस में
दो अनइक्वल चैम्बर में डिवाइड कर दिया। एक बच्चों आगे एक्वस चैम्बर और दूसरा विट्रस चैम्बर। क्लियर? इसमें जो भरा रहेगा वो एक्वस ह्यूमर, उसमें जो रहेगा वो विट्रस ह्यूमर। तो इसका बच्चों एसिड आप याद रख लो, हाई एलोरोनिक एसिड। हाई एलोरोनिक एसिड जो कोरोना रेटिना में भी प्रेजेंट होता है। अब एक चीज ये कि जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है बच्चों, दोनों फ्लूइड ये देखो क्या करते हैं, ये एक्वस ह्यूमर, ये विट्रस ह्यूमर, इन दोनों से एक और रोल है इनका कि ये जो बच्चों फ्लूइड है ये आई बॉल के अंदर से प्रेशर डालते हैं। अरे वो टगर प्रेशर आता है क्या, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जो प्रेशर लगता है टगर प्रेशर ही बोलते हैं ना। तो वैसे ये जो एक्वस जली और काचाप द्रव्य है वो अंदर से आई बॉल की दीवार पे प्रेशर डालते हैं बॉल पे। इससे आई बॉल की शेप, आई बॉल की जो आकृति है वो बच्चों मेंटेन रहती है। तो एक्वस और विट्रस ह्यूमर, इससे जो प्रेशर लगा उसको कंबाइनली बोलते हैं इंट्रा ओकुलर प्रेशर। इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा मैंने, इंट्रा ओकुलर प्रेशर। अंत है नेत्रीय दाब, ओकुलर आंखों के अंदर लगने वाला दाब। इसकी वैल्यू बच्चों बताते हैं 10 to 20 mmHg मर्करी पे मेजर होता है इंट्रा ओकुलर प्रेशर। तो ये 10 से 20 mmHg तक एक नॉर्मल है जो आपकी आई बॉल की शेप को मेंटेन रखेगा। अगर इस प्रेशर को हम बढ़ा दें, मान लो 10 to 20 की बजाय 40 mmHg हो गया, 50 mmHg हो गया, तब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बेटा जी ये रेटिना या लेंस डैमेज हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे हमें डिजीज पड़ेंगे, दैट्स कॉल्ड ग्लाउकोमा, सबल बाय। इसी में आगे डिसऑर्डर में आ जाएगा इंपॉर्टेंट। तो एक्वस और विट्रस ह्यूमर क्या मेंटेन, क्या लगाएंगे, इंट्राओकुलर प्रेशर, जिसकी वैल्यू है ये, जो आईबॉल की शेप को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। चले चलो, ये एक्वस और विट्रस चैम्बर, उसमें भरा क्या है, एक्वस और विट्रस ह्यूमर, काचाप द्रव्य और बच्चों क्या बोला, जलीय द्रव्य। नेक्स्ट, आगे चलने से पहले इसमें जैसे एक बच्चों अपन वो हाइलोइड कैनाल और लेयर का एक पुराना क्वेश्चन है, वो भी मैं यही बता देता हूं। ये लेंस है, तो ये मान लो रेटिना है और उसके बिल्कुल यहां अंदर ये बच्चों एक लेयर अपन ने, लेयर तो क्या है वो रेटिना, सबसे इनर लेयर मान लेते हैं इसको। तो ये जो अंदर है ये बच्चों क्या है, क्या भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर ही तो है यहाँ, अरे काचाप द्रव्य तो है। विट्रस ह्यूमर एक लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। ये रेटिना मान लो, इनर लेयर रेटिना के अंदर है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर की जो लेयर फॉर्म है, स्तर के फॉर्म में इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसी को बच्चों बोलते हैं हाइलोइड कैनाल, सॉरी हाइलोइड लेयर। क्या लिखा मैंने, हाइलोइड लेयर। एक्चुअल में रेटिना के अंदर है किसकी, विट्रस ह्यूमर की। यही हाइलोइड जो लेयर है विट्रस ह्यूमर, यहां देखो ये लेंस है, ये कौन सा स्पॉट था, ब्लाइंड स्पॉट था। तो लेंस और ब्लाइंड स्पॉट के बीच ये देखो विट्रस ह्यूमर एक लेयर कैनाल के फॉर्म में आ गया, नलिका रूपी स्ट्रक्चर आ गई, इसको बोल देंगे हाइलोइड कैनाल। समझ गए, हाइलोइड कैनाल पूछे तो बिटवीन लेंस एंड ब्लाइंड स्पॉट, लेंस और अंध बिंदु के बीच जो बच्चों है वो हाइलोइड कैनाल और विट्रस ह्यूमर की इनर लेयर हाइलोइड लेयर कहलाती है। चलो नेक्स्ट आए, अब एक रोड और कौन सेल्स की नंबर कई बार जैसे आ जाए तो वो भी मैं एक ऐसी डायग्राम से आपको बता दूं, कहां रोड ज्यादा, कहां कौन ज्यादा। ये येलो स्पॉट था, येलो स्पॉट था ना, तीन बिंदु, एरिया सेंट्रलिस वर्ड एक यूज करते हैं अपन इसकी। कैविटी को बच्चों, येलो स्पॉट की जो कैविटी थी क्या बताया था, अरे फोविया, येलो स्पॉट की कैविटी फोविया। ये कौन सा था, ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो रोड और कौन की पूछा जा सकता है,
अपने से पूछे फोबिया, येलो स्पॉट, अवे फ्रॉम येलो स्पॉट, रोड एंड कॉन, ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो कहां किसकी नंबर बच्चों ज्यादा कम कैसे होता है, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एरिया सेंट्रलिस, सेंटर का एरिया रेटिना का एरिया सेंट्रलिस, वो येलो स्पॉट। येलो स्पॉट की कैविटी को बच्चों क्या बोला था, फोविया, पूरा नाम फोविया सेंट्रलिस होता है, और इसी को हमने येलो स्पॉट के लिए बताया था ना मैकुला लूटिया। लूटिया क्यों बोला था, एक पिगमेंट आया था ल्यूटीन, अरे दो नाम बताए थे, मैकुला लूटिया, एक कार्पस ल्यूटियम, दोनों येलो कलर की स्ट्रक्चर है, दोनों में पिगमेंट कौन सा, ल्यूटीन पिगमेंट। तो बेटा जी येलो स्पॉट और फोविया, फोविया में तो आपको बता दिया था, फोविया पे रोड सेल नहीं होती, केवल कौन थी, कॉन सेल, और वो भी कैसे थे, ऑब्लिकली अरेंज्ड कौन भी कैसे थे, ऑब्लिक, और फोविया पे रोड एब्सेंट होती है। येलो स्पॉट पे आऊं मैं, येलो स्पॉट पे दोनों है, रोड भी है और कॉन भी है, दोनों है, लेकिन कौन की नंबर रोड से ज्यादा है, बात समझ रहे हो क्या, येलो स्पॉट पे रोड और कौन दोनों है, बट येलो स्पॉट की जो कैविटी फोविया है बेटा जी, वहां केवल कौन है, कौन ही है, और शार्पेस्ट क्लियर इमेज कहां बनेगी, फोविया पे। देन अवे फ्रॉम येलो स्पॉट, अब देखो बच्चों येलो स्पॉट से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट को छोड़ दो, वहां तो कुछ नहीं होना है, येलो स्पॉट से जैसे जैसे आप दूर जाओगे रोड सेल बढ़ेगी और कौन सेल कम होगी, तो येलो स्पॉट पे तो कौन सेल ज्यादा है, येलो स्पॉट से दूर जाओगे तो रोड बढ़ेगी, कौन कम होंगे, तो क्लियर इमेज कौन बनाता है, कौन बनाता है ब्राइट लाइट में, तो कौन अगर कम होगी तो इमेज भी क्लियर नहीं बनेगी। तो बात ये है कि अगर आपसे पूछ ले येलो स्पॉट से दूर जाओगे तो इमेज की क्लियरिटी कम होगी, तो वहां अवे फ्रॉम येलो स्पॉट रोड बढ़ गए, कौन कम हो गए, और ब्लाइंड स्पॉट में तो पता ही है ना, रोड होंगे और ना कौन होंगे। ये पूछा जा सकता है इस पर क्या प्रेजेंट, तो फोबिया ओनली कौन, और वो भी कैसे, ऑब्लिक। और वैसे फोबिया पर ये भी बच्चों आ सकता है, जो फोबिया है ना, इसमें जैसे रेशो पूछ ले, फोबिया पे कौन सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, एक वो गैंग्लियोनिक लेयर, ये 1:1 में प्रेजेंट होते हैं। तो फोबिया पे एक ही कौन सेल है, जैसे वो डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये मान लो कौन सेल है, इसी से ये कनेक्ट क्या मान ली बेटा जी, बाइपोलर न्यूरॉन, इसी से ये हमने क्या मान लिया, गैंग्लियोनिक लेयर। तो जो फोबिया वाला पार्ट है वहां एक कौन के पास एक बाइपोलर और एक गैंग्लियोनिक लेयर, समझ गए ना। चलो तो आगे चलते हैं। तो ये येलो स्पॉट जिसकी कैविटी को हमने बोल दिया फोबिया सेंट्रलिस। नेक्स्ट आते हैं अपन, अब वो बच्चों मैकेनिज्म से पहले एक बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन छोटा सा पॉइंट उठा रहे हैं हम, बायो केमिस्ट्री ऑफ विजन, दृष्टि की जैव रसायनिकी, दृष्टि की जैव रसायनिकी। तो पिगमेंट वाली वो रिएक्शन ही रहती है बस, कि कैसे केमिकल यहां यूज होते हैं। तो वही अपना रोडोप्सिन जो है, कौन सा पिगमेंट, रोडोप्सिन, ये बच्चों इसका ब्रेकडाउन होता है ऑप्सिन प्लस रेटिनल में। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से सुन लेना, कान खोलियो, स्कोटॉप्सिन और रेटिनल। तो एक इंपॉर्टेंट मैंने बात यहां एक रिएक्शन लिखी है
कि जो बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, दृष्टि की जैव रसायनिकी, इमेज फॉर्मेशन में कब कैसे क्या होता है, तो रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो टूटता है ऑप्सिन और रेटिनल में। ऑप्सिन को बोलते हैं स्कोटॉप्सिन। रोडोप्सिन था, डिम लाइट में था, स्कोटोपिक विजन आया था। अब बच्चों पहले तो ये समझ लो रेटिनल क्या है। एआईपीएमटी नीट के क्वेश्चन, ये होता है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। अब देखो नीट में आया था 2 साल पहले, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग तो क्या था, ये पूछ लिया था कि रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन होता है ऑप्सिन और रेटिनल में। रेटिनल ए है यहां, रेटिनल ए, या ऑप्सिन प्लस रेटिनोल में। देखो रेटिनल और रेटिनोल, इतना सा वर्ड चेंज कर दी, पूरा आंसर ही चेंज हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया बच्चों। ये है रेटिनल, जो एक्चुअल में विटामिन ए का क्या है, एल्डिहाइड है। और रेटिनोल क्या होता है, आपको पता है विटामिन ए का केमिकल नेम बच्चों क्या होता है, रेटिनोल। रेटिनोल तो खुद विटामिन ए है, बट ये रेटिनोल नहीं है, ये रेटिनल है, जो विटामिन ए का क्या है, एल्डिहाइड। बात उसी वजह में क्लियर है। चलो, तो यहां रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन आपने किसमें किया, ऑप्सिन प्लस रेटिनल में किया, ठीक है। अब रोडोप्सिन का देखो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, सिंथेसाइज भी हो रहा है। टूटना जो है उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्रेकडाउन ऑफ रोडोप्सिन के लिए वर्ड आता है ब्लीचिंग। अब बच्चों होगा क्या, पहले दिमाग में क्लियर है आपके कि रोडोप्सिन आपको कब चाहिए आंखों को, डिम लाइट। जब लाइट डिम है तब आपकी आंखों में क्या चाहिए अपने को, रोडोप्सिन। और डिम लाइट में देख लो, जब लाइट डिम होती है तो ऑप्सिन किससे जुड़ेगा, रेटिनल से। ऑप्सिन रेटिनल से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, रोडोप्सिन। तो डिम लाइट में तो रोडोप्सिन बनेगा। और वैसे रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन होता है ऑप्सिन एंड रेटिनल, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग। तो ये जो सिंथेसाइज वाली है ना ब्लीचिंग इधर वाली, ये कब चलेगी, डिम लाइट। तो डिम लाइट में आपको रोडोप्सिन को सिंथेसाइज करना है। अब चलो एक दो छोटी मोटी बातें और कर लें। तो रेटिनल आया विटामिन ए से, विटामिन ए है रेटिनोल। तो यहां हम ये बता सकते हैं कि अगर बेटा जी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, तो इसके बिना रेटिनल नहीं बना, रेटिनल के बिना रोडोप्सिन नहीं बना, और रोडोप्सिन के बिना हम डिम लाइट में नहीं देख सकते। वही क्या कहलाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतुंधी। तो रतुंधी का एक रीजन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अब इसका सोर्स भी देख लो, वही बता देता हूं यहां, बीटा कैरोटीन। बायोटेक्नोलॉजी में घुसते हैं अपन। बीटा कैरोटीन, कैरेट, कैरेट बोले तो गाजर, गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, तो कैरेट में कैरोटीन, और वो बीटा कैरोटीन है यही बच्चों एक्चुअल में प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का पूर्वगामी होता है प्रीकर्सर, इसी से बनता है विटामिन ए। और ये आपकी बॉडी में कहां बनता है, वही जो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर। लीवर बीटा कैरोटीन से बना लेता है विटामिन ए। और एक एंजाइम सॉरी हार्मोन भी यहाँ काम आता है, थायरोक्सिन, उसकी प्रेजेंस में विटामिन ए इन लीवर। तो बायोटेक बच्चों में इसलिए बोल रहा था, बायोटेक में को गोल्डन राइस का क्वेश्चन, बिल्कुल सुनहरे चावल, धान। गोल्डन राइस किसके लिए यूज करते हैं अपन, गोल्डन राइस जिसमें वो जीन डाल दी गई थी, वो गोल्डन राइस जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर करते हैं। तो उन चावलों में बच्चों जो जीन डाली गई थी, ध्यान रखना गोल्डन राइस में विटामिन ए की जीन नहीं डालते। ऐसा नहीं कि विटामिन ए वाली जीन डाल दी और चावल खाओगे तो आपको सीधा विटामिन ए मिल जाएगा, नहीं। उन गोल्डन राइस में एक्चुअल में किसकी जीन डालते हैं, बीटा कैरोटीन की। बीटा कैरोटीन वाली जीन जिनमें हो वो चावल कौन से हुए, गोल्डन राइस। तो जब इन चावलों को खाया जाएगा, थोड़े से डार्क ब्राउनिश कलर के होते हैं, तो ये चावल बच्चों जब हम खाएंगे तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, बीटा कैरोटीन। और बॉडी खुद बीटा कैरोटीन से क्या बना लेगी, विटामिन ए। कहां, लीवर में। क्लियर, चलिए आगे चलो।
रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? ब्लीचिंग कहलाता है ऑक्सिन एंड रेटिनल में। ऐसे ही बच्चों दूसरा आयोडोप्सिन जनरली यूज नहीं करते इसको। कौन में कौन सा पिगमेंट था? आयोडोप्सिन। ये फोटोप्सिन प्लस रेटिनल में ब्रेकडाउन होता है, फोटोप्सिन और रेटिनल, ये स्कोटोप्सिन। तो डिम लाइट स्कोटोपिक विजन, ब्राइट लाइट फोटोपिक विजन। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, फिर एक नीट का क्वेश्चन है 2017 या 18 में आया था, ये दोनों पूछे मैंने ये भी कई बार कि किसका एल्डिहाइड है, तो विटामिन ए का है। नीट में एक बच्चों यहीं से कनेक्टेड क्वेश्चन आया था, कैरोटीन से रिलेटेड भी आया था। तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि रेटिनल इज कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोटोपिगमेंट। स्टेटमेंट सही था कि रेटिनल सभी प्रकाश संवेदी वर्णकों में होता है। एक वर्णक आपका क्या है? रोडोप्सिन है बच्चों। ए कौन सा है? आयोडोप्सिन है। दोनों में कौन है? रेटिनल है। तो बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है, एक ऐसा स्टेटमेंट था, वो भी सही था। और रेटिनल इन ऑल टाइप ऑफ फोटोपिगमेंट सबका कंपोनेंट होगा रेटिनल, जबकि विटामिन ए कौन होगा? रेटिनोल। और रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन बच्चों क्या कहलाएगा? ब्लीचिंग। और डिम लाइट में रोडोप्सिन क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। क्लियर होगी बात? चलें आगे। चलो, तो बायोकेमिस्ट्री और विजन के बाद नेक्स्ट अपन पॉइंट उठाते हैं इमेज फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कैसे प्रतिबिंब का निर्माण बच्चों होता है। मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में अब एक सीधी सी मैं एक टेबल बना के आपको एकदम सिंपल वे में क्लियर कर देता हूं। जैसे अपने पास दो इमेज बच्चों ले लेते हैं अपन, फार ऑब्जेक्ट, एक मैंने लिखा नियर ऑब्जेक्ट। दूर जब देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं आईबॉल में, और जब नियर ऑब्जेक्ट पास की वस्तु देखते हैं तब बेटा जी क्या क्या चेंज आते हैं, वो अपन इसी एक टेबल से अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट में, तो फार ऑब्जेक्ट में तो बच्चों ये आ गया, जब दूर की वस्तु आप देखोगे तो पहले तो माइंड में ये क्लियर कर लो कि फार ऑब्जेक्ट जब अपन देखते हैं ना, दूर की कोई वस्तु का इमेज अपनी आईज में बनाना है, तो फार ऑब्जेक्ट के लिए आपको लाइट, प्रकाश ज्यादा चाहिए, लाइट के अमाउंट ज्यादा। नियर ऑब्जेक्ट में लाइट के अमाउंट कम चाहिए। इसी से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो फार ऑब्जेक्ट के टाइम रेडियल मसल, सर्कुलर मसल, डायमीटर ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का व्यास, सस्पेंसोरियम लिगामेंट, सीलियरी मसल, शेप ऑफ लेंस, फोकल लेंथ। सर आप तो बोल रहे थे छोटी सी टेबल बनाएंगे, छोटी है बेटा जी, अब लो इसमें सारी अपन एक साथ ही क्लियर कर लेते हैं, वो ज्यादा डिटेल देख लो। अब फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट में सुन लो, रेडियल मसल, सर्कुलर, प्यूपिल का डायमीटर, प्यूपिल का व्यास, सस्पेंसोरियम लिगामेंट, सर्कुलर मसल, सीलियरी मसल्स, लेंस और फोकल दूरी। तो पहली बात दिमाग में क्या क्लियर करनी है कि जब आप दूर की वस्तु देखोगे, फार ऑब्जेक्ट दूर की वस्तु देखोगे तो आपको लाइट चाहिए ज्यादा, आंखों में ज्यादा लाइट चाहिए, तब वो क्लियर बनेगी। ठीक है, तो अब सुन लो, दूर की वस्तु है तो दूर की इमेज देखते टाइम लाइट आपको ज्यादा चाहिए। और बच्चों ज्यादा लाइट, और हमने बताया था ना कि लाइट जब आंखों में एंटर करती है तो उस एंटरिंग अमाउंट को कंट्रोल कौन करता है? वही आइरिस और प्यूपिल। तो बात सीधी सी है कि जब लाइट ज्यादा चाहिएगी तो ये मान लो अपने आइरिस है, आइरिस के बीच का स्पेस क्या है? प्यूपिल, या ये कंडीशन। तो अगर आइरिस पास में है तो प्यूपिल का डायमीटर कम होगा, तो बच्चों तो प्यूपिल ही कम होगा तो लाइट आंखों में कम जाएगी, क्योंकि आइरिस तो
लाइट के लिए परमिएबल होता नहीं है, वो तो प्यूपिल से ही जाएगी। तो दोनों आइरिस या आइरिस जो है वो दूर हुआ, दोनों क्या, आइरिस तो कॉन्ट्रैक्ट। अब आइरिस जब दूर हुआ तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ा, डायमीटर बढ़ा तो लाइट क्या जाएगी, ज्यादा। तो ज्यादा लाइट तभी एंट्री कर पाएगी जब प्यूपिल का डायमीटर बढ़ाओगे। पीछे वाले लेक्चर पे चलो, वहां एक वर्ड लिखा था माइड्राइसिस, जहां हमने प्यूपिल का डायमीटर बढ़ाया था। तो माइंड में बस इतना क्लियर कि अगर फार ऑब्जेक्ट है तो लाइट आपको क्या पहुंचानी है, ज्यादा। ज्यादा के लिए याद कर लो, प्यूपिल का डायमीटर बेटा जी इंक्रीज, प्यूपिल का व्यास बढ़ाना पड़ेगा, माइड्राइसिस। प्यूपिल का व्यास कैसे बढ़ेगा, कौन सी मसल्स में, ये वाला डायग्राम बनाया था, कौन सी मसल में, बिल्कुल रेडियल मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। रेडियल मसल में क्या होगा, संकुचन। और जब बच्चों एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उससे कनेक्टेड दूसरी मसल्स ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिलैक्स। तो रेडियल कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर रिलैक्स। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ा तो ज्यादा लाइट क्या जाएगी, अंदर। अब लेंस की बात करें कि लेंस में क्या चेंज आएंगे, तो नॉर्मली अपना जो लेंस है वो तो बच्चों बाई कॉन्वेक्स है ना, छोटा बाई कॉन्वेक्स होता है। और मान लो लाइट आ रही है ज्यादा, ये कोई फार ऑब्जेक्ट है, इसकी मान लो लाइट प्यूपिल में से निकल रही है, और जो लाइट रेज, जो प्रकाश की किरणें बच्चों लेंस के बाहर से चली जाएगी, उसका इमेज फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होगा। तो लाइट रेज को हमें लेंस के अंदर से पास करना है, गुजारना है, तो लेंस की शेप को भी बढ़ाओ। तो लेंस से कौन कनेक्ट थे, लिगामेंट। सुन लेना, लिगामेंट में स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे, तो स्नायु लिगामेंट खींचते ही जो आपका लेंस कॉन्वेक्स था वो कॉन्केव या फ्लैट हो जाएगा, खींचा चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि सारी लाइट रेज उसके अंदर से पास हो सके। तो लेंस की शेप यहां कैसी करो, फ्लैट या बाई कॉन्केव, क्या कॉन्केव, अवतलाकार हो गया, ठीक है ना। और ये कब हुआ, जब सस्पेंसोरियम लिगामेंट, क्या बच्चों, लिगामेंट क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट, खींचे ना लिगामेंट। और लिगामेंट जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उससे जुड़ी कौन थी, सीलियरी मसल, सीलियरी बॉडी। तो बस बात फिक्स याद कर लेना, दो कोई भी बच्चों कनेक्टेड मसल्स हो, एक जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिलैक्स। आपको एग्जांपल बताया था बाइसेप, ट्राइसेप। ऐसे डंबल करते हो तो कौन बने, बाइसेप। ऐसे करेंगे तो ट्राइसेप। तो बच्चों ऐसे करते हो ना तो बाइसेप तो कॉन्ट्रैक्ट हुई और ट्राइसेप क्या हुई, रिलैक्स। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरी रिलैक्स। तो यहां रेडियल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो सर्कुलर रिलैक्स हुई, लिगामेंट जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उससे वो सीलियरी बॉडी की सीलियरी मसल्स ऑटोमेटिकली क्या लिख दो, शिथिल, रिलैक्स हुई। तो फिर से बात भेजे में घुसाते हैं अपन कि जब फार ऑब्जेक्ट की इमेज आप देख रहे हो तो लाइट आपको क्या चाहिए, ज्यादा। बात वहीं क्लियर होगी, लाइट ज्यादा आंखों में तब जाएगी जब आप प्यूपिल का डायमीटर क्या करोगे, बढ़ाओगे। बढ़ाने के लिए हमें आइरिस की रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, सर्कुलर मसल रिलैक्स हुई, तो ज्यादा लाइट आई। अब लाइट सारी की सारी बच्चों लेंस से कैसे पास हो, तो लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच हुए, लेंस अपना फ्लैट या कॉन्केव हुआ, लिगामेंट जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो सीलियरी बॉडी की मसल्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स हुई। क्लियर। अब अगर अपने फार ऑब्जेक्ट याद कर लिया तो इसके जस्ट अपोजिट किस में आ जाओ, नियर ऑब्जेक्ट में। बस, तो नियर ऑब्जेक्ट, निकट की वस्तु देखते हो तो लाइट क्या चाहिए, कम चाहिए। कम लाइट के लिए प्यूपिल का डायमीटर डिक्रीज, कम कर दो, मायोसिस। कम कब होगा, जब रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की जगह मैं क्या कर दूं, रिलैक्स। ये रिलैक्स, तो ये रिलैक्स की जगह क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। लेंस अब फ्लैट की जरूरत नहीं है, वापस छोटा लेंस कर दो, वही बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए बेटा जी लिगामेंट क्या हुए, रिलैक्स हो गए। ये रिलैक्स हुए तो सीलियरी मसल्स इस टाइम क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। बस, तो फार ऑब्जेक्ट एक याद कर लिया तो उससे हम क्या याद रख सकते हैं, नियर ऑब्जेक्ट। और फोकल लेंथ, फोकल दूरी रे वेव ऑप्टिक्स में आती होगी आपके, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट वाली। तो फार ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ ज्यादा होती है, नियर ऑब्जेक्ट में फोकल लेंथ कम होती है। ये मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ऐसे हम सीधे तरीके से याद रख सकते हैं। और रटना कुछ नहीं है, सारी चीजें बच्चों अपनी बॉडी से रिलेटेड है तो थोड़ी सी पिक्टोरियल मेमोरी के फॉर्म में याद रखा करो। पिक्टोरियल, आपका जो सेरेब्रम है ना,
सेरेब्रम नाम सुना है क्या? हाँ, प्रमस्तिष्क, एडवांस एंड लार्जेस्ट, मोस्ट एडवांस एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। तो बेटा जी सेरेब्रम जो होता है ना, वो पिक्टोरियल मेमोरी को ज्यादा टाइम तक याद रख सकता है। पिक्टोरियल बोले तो पिक्चर, डायग्राम, उनको लंबे टाइम तक याद रखता है, याद रख सकता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो कोई भी चीज आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसको बाद में से फिल्म के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में दिमाग में चलाया करो। बोलता भी, बताता भी रहता हूँ मैं, जैसे अब आगे तो फील करो कि यार लाइट वेव्स आ रही है, दूर देख रहे हो, लाइट वेव्स आ रही है तो अपना आइरिस दूर हो रहा है, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ रहा है, ज्यादा लाइट जा रही है, लेंस खींचा गया है, देन रेटिना पे इमेज गई, फिर वहां से वो ब्रेन तक गई, ऑप्टिक नर्व लेकर गई। ये जो पिक्टोरियल फॉर्म में बैठे बैठे मन ही मन में इनको चलाओगे, चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। चलो, ये इमेज फॉर्मेशन के बाद एक अब वो पाथ जो बच्चों बता रहे थे कि कैसे लाइट की सेंसेस अपने रेटिना पर आती है, तो फाइनली कैसे वो ब्रेन तक, सीएनएस तक जाती है, उस पर हम डिस्कस कर ले। सीधा सा एक एनसीईआरटी का पूरा पैरा है, और उस पैरे में बच्चों आइज का जो लास्ट पैरा एनसीईआरटी में है, थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल सी दे रखी है, उसको देखो, उस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर पोल एक दो जगह बता रखे हैं, एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल। तो मैं उस डायग्राम, उस पैरा को पढ़ने से पहले ये डायग्राम देख लेना, वो कैसा पैरा दे रखा है। आई बोल को ऐसे बता रखा है, ये तो आई बोल का इंटीरियर पार्ट मान लिया, ये आई बोल का पोस्टीरियर पार्ट मान लिया। आईज वाला जो एनसीईआरटी में है उसका लास्ट पैरा 323 या 4 पेज पर जो आपको मिलेगा, तो इंटीरियर, और ये बेटा की कैसा, पोस्टीरियर। तो यहाँ इसको इंटीरियर अपना कॉर्निया वाला, ये तो इंटीरियर है, और पीछे वाला हमने क्या मान लिया, पोस्टीरियर पोल। तो यहां ये लेंस आ गया, ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, यहां ये येलो स्पॉट, 3D में थोड़ा सा ऊपर आता है, बीच में से उभरा हुआ, हम बताते हैं समझने के लिए। तो पहली चीज एंटीरियर, और ये इसका पोस्टीरियर पोल। अब पोजीशन देखो, येलो स्पॉट के लिए उसमें एक लाइन दे रखी है कि येलो स्पॉट जो है, पैराग्राफ देख लेना, आप, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, येलो स्पॉट पोस्टीरियर पोल से थोड़ा ऊपर होता है, ये पश्च भाग है ना, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर से येलो स्पॉट थोड़ा सा ऊपर, तो ये ऐसे हो गया, पोस्टीरियर पोल से थोड़ा ऊपर, 3D में यहां प्रेजेंट होता है। और ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन बता रखी है कि बच्चों जो येलो स्पॉट है पोस्टीरियर साइड में, उसके थोड़ा सा लेटरल, येलो स्पॉट के जब थोड़ा सा हम लेटरल चलेंगे, पार्श्व में चलेंगे, तो आपको यहां कौन मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। दोनों कहां है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई बोल, पश्च भाग पर। तो पोस्टीरियर के थोड़ा सा ऊपर कौन मिलेगा, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के थोड़ा सा पोस्टीरियर लेटरल जब चलोगे, पार्श्व में चलोगे, तो वहां कौन मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। ये वो जो पैरा है, इस छोटे से डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हो, ये इंटीरियर मान लेना, ये पोस्टीरियर मान लेना, समझ गए ना। चलो, अब उस बात को मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है आपको, एनसीईआरटी मोर देन 10 टाइम्स, अब तक तो पढ़ ली होगी। ये जो ड्यूरेशन आपको मिला है बच्चों, एनसीईआरटी घोट गए हो, घोटना समझते हो, बार बार रिवाइज, रिवीजन करते रहो, धीरे धीरे यहां तक आप याद होना चाहिए कि यार उस पेज पर ये वाला डायग्राम है और ये लाइन वहां लिखी हुई है, लाइन आती दिमाग में आने से, हाँ यार वहां थी। और डायग्राम को भी बच्चों, लिटरली बोलूं, डायग्राम को भी पूरा लेबलिंग उसकी याद कर लेना, क्योंकि वैसे नीट वाले पेपर में तो पिछले 2-3 साल से डायग्रामेटिक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बट एम्स में हर साल 2 से 3 डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं, वो एज इट इज एनसीईआरटी के डायग्राम आते हैं। तो अब नीट एंड एम्स मर्ज हो गए ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लीजिए आप। चलो नेक्स्ट, अब वो बात में बता रहा हूं कि विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट, अपने को जो दिखती है वो विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी ना, दृश्य प्रकाश की तरंग है। विजिबल ये 400 से 700 नैनोमीटर बताते हैं क्या, देखिए 370 कुछ होता है, 400 to 700 नैनोमीटर, ये विजिबल वेवलेंथ हुई, वीडियो जो बोलते हो, दृश्य प्रकाश की तरंग। तो आर के बाद तो इंफ्रारेड होगी, बी से पहले अल्ट्रावायलेट होगी, वो अपने को दिखती नहीं है। तो विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों अपनी आईज में एंट्री लेगी सबसे पहले कहां, कॉर्निया से फिर एक्वस ह्यूमर, देन लेंस से बच्चों विट्रस ह्यूमर। अब ये जो आंखों के फ्लूइड होते हैं ना, एक्वस और विट्रस, ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है कि रिफ्रैक्शन करेंगे, इसीलिए तो वो उल्टी हो जाएगी लाइट वेव्स। विट्रस ह्यूमर के बाद
अब किस पर? रेटिना। तो विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट, दृश्य धैर्य जो है वो कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर से रेटिना पे आ गई। रेटिना में भी सबसे पहले कौन सा लेयर उसको रिसीव करेगा? फोटो रिसेप्टर। तो रेटिना में भी फोटो रिसेप्टर, वही रोड एंड कॉन। फोटो रिसेप्टर से फिर बाइपोलर न्यूरॉन, वही डायग्राम वाला। बाइपोलर से बच्चों गैंग्लियोनिक लेयर, गुच्छकीय स्तर, गुच्छकीय स्तर से कहां गए? ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व से सीएनएस, और सीएनएस में जहां जाती है वो विजुअल कॉर्टेक्स पार्ट, दृश्य वल्कुट भाग, वो भी किसमें? सीएनएस में लोब होती है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल सेरेब्रम में होती है। चलो अपन पहले बता दूं। तो विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट कहां आई? कॉर्निया, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर, एक्वस से लेंस, लेंस से विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से रेटिना में सबसे पहले फोटो रिसेप्टर, वही वाला फोटो रिसेप्टर से बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक से ऑप्टिक नर्व, देन विजुअल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ सीएनएस सेरेब्रम, सेरेब्रम का दृश्य वल्कुट भाग, तो वहां एक लोब है ऑक्सीपिटल लोब। ये नर्वस सिस्टम में बच्चों आती है, ये फ्रंटल लोब होती है, पैराइटल होती है, कान के पास टेम्पोरल होती है, पीछे ऑक्सीपिटल होती है। हर लोब से अलग अलग सेंसरी ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो देखने वाला काम है ना, वो किस लोब के पास होगा? ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम, मस्तिष्क। अब एक चीज और कि जैसी लाइट वेव्स रेटिना के फोटो रिसेप्टर पर आई, एक वर्ड आता है बच्चों पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड। मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम पैरेलल चला रखा है मैंने क्रेश कोर्स के, जो अपना क्रेश कोर्स का शेड्यूल है उसमें नर्वस सिस्टम के लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूं। तो उसकी मैकेनिज्म में अपन 3 नाम पढ़ते हैं ना, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड का मीन तो बच्चों रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेज होती है। जैसे ही आप कोई भी इंपल्स दोगे, उद्दीपन दोगे, तो पोलराइज्ड से वो क्या हो जाएगा? डीपोलराइज्ड। तो बस वही बात मैं बता रहा हूं कि जब तक लाइट सेंसेस नहीं मिली थी, प्रकाश नहीं आया था, स्टिमुलेशन नहीं मिला था, तब तक तो वो इनएक्टिव था, पोलराइज्ड था। लेकिन जैसे उसको लाइट की सेंसेस मिली, प्रकाश का उद्दीपन या संवेदना मिली, मिलते ही वो क्या हो गया? एक्टिव। तो सबसे पहले ये जो एक्शन पोटेंशियल है, जो डीपोलराइज्ड है, विध्रुवण है, वो कौन होगा? फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर खुद एक न्यूरॉन ही है, बताया था आपको। फोटोरिसेप्टर मॉडिफाइड क्या है बेटा जी? बाइपोलर न्यूरॉन। तो जैसे इनको लाइट की सेंसेस मिली, प्रकाश की संवेदना मिली, वो एक्टिव हो गया। एक्टिव का मतलब डीपोलराइज्ड हो गया, और उस पर जो विभव आया उसको बोल दिया एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय विभव उत्पन्न हो गया। अब यहां जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो यहां से गया बाइपोलर, बाइपोलर से वो गया गैंग्लियोनिक, फिर ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक ट्रांसफर हुआ। ब्रेन ने फिर मेमोरी के बेस पर उस इमेज को फॉर्म कर लिया। समझ गए? तो सबसे पहले डीपोलराइज्ड और सक्रिय कहां हो रहा है? फोटोरिसेप्टर। अब वहां एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, जैसे ही सेंसेस मिलती है, ऑप्सिन रेटिनल अलग हो जाएंगे, मतलब रोडोप्सिन टूट गया, ऑप्सिन और रेटिनल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अलग होने से ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंज होता है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बदलती है, झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है। वो सब बच्चों ये है, ये सब नर्वस सिस्टम की मैकेनिज्म में आएगा। पल्स कंडक्शन में आता है कि नॉर्मली जो मेम्ब्रेन होती है, जब तक वो पोलराइज्ड है, उसमें सिंपली बता रहा हूं, तब तक वो पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये सब आप वहां मैकेनिज्म में सुन लेना, समझ लेना, देख लेना। जैसे ही हमने उसको दीपन स्टिमुलेशन दिया, देते ही अब अंदर से पॉजिटिव और बाहर से क्या हो जाती है? नेगेटिव। मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए वो चेंज हो जाती है। तो एक लाइन में वहां बता रखा है, समझेंगे अपन उसको नर्वस सिस्टम में क्लियरली। तो डीपोलराइज्ड का मीन यहां किससे है? एक्टिव स्पेस। समझ गए बात? बस यहां ब्रेन की कौन सी लोब ध्यान रख लो? ऑक्सीपिटल सेरेब्रम की लोब है, जहां इमेज फॉर्म होती है, एक्सपीरियंस और मेमोरी पर आधारित। चलिए बच्चों आगे चलो। ये अपन ने मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन की बात की। नेक्स्ट इसके डिसऑर्डर आते हैं, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है।
आई बॉल नेत्र से संबंधित अपन रोग विकार की बात करेंगे। तो डिसऑर्डर कौन कौन से जैसे अपन डिस्कस कर ले यहाँ। तो पहले मैं 4 एक साथ ही अपन कंपैरेटिवली लिखा देता हूँ, एक साथ याद कर लेंगे अपन। हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। 4 बच्चों ये इन 4 पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटनेस, हिंदी में बोला दूर दृष्टि दोष। क्या कहा? दूर दृष्टि दोष। मायोपिया को बच्चों बोलेंगे नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। फेस मायोपिया को बोलते हैं एज साइटनेस, जरा दृष्टि दोष, उम्र संबंधित। एस्टिग्मेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि वैषम्यता। इंग्लिश में याद रखिएगा आप तो। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। अब देखो पहली बात, आइज के रेफरेंस में वर्ड ही उल्टे होते हैं। कैसे? सुनना थोड़ा ढंग से। फार साइटनेस क्या बोला बच्चों? दूर दृष्टि दोष। नाम तो है दूर दृष्टि दोष, लेकिन इस डिजीज में दिखेगा क्या नहीं? पास की वस्तु। तो दूर दृष्टि दोष में जो पास की नियर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देती। बोले क्या? फार साइटनेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या कि जो नियर ऑब्जेक्ट है, पास की वस्तु है बेटा जी, वो क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो दूर दृष्टि दोष में नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर, ये साफ नहीं दिखेगा। अब ध्यान रख लो, नियर ऑब्जेक्ट के लिए लेंस कैसा चाहिए था? कॉन्वेक्स, उत्तल। फार ऑब्जेक्ट के लिए फ्लैट और कॉन्केव। बस माइंड में क्लियर रख लो। तो नाम फार साइटनेस है, गड़बड़ी किसमें है? नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर। रीजन लेंस फ्लैट या कॉन्केव हो गया, तो लेंस एक तरह से चपटा हो गया, जो दूर के लिए काम आएगा, नियर के लिए नहीं आएगा। इसलिए नियर ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिख रहा, बिकॉज़ लेंस कैसा हो गया? फ्लैट। तो इसमें बच्चों जो साइज ऑफ आईबॉल है वो कंपैरेटिवली स्मॉल हो जाता है। आईबॉल का आकार सामान्य से छोटा। ये देखो, इसको ऐसे समझ लो, ये अपना आईबॉल है। ये मान लो बच्चों कोई इमेज की लाइट वेव्स आई, तो उसके फोकस हम कहां करते हैं? येलो स्पॉट पे, तभी तो क्लियर बनेगी। इस केस में क्या होता है कि जो आईबॉल की साइज है, साइज ऑफ आईबॉल है, वो नॉर्मल से बच्चों थोड़ी छोटी हो जाती है। सुनियो, आईबॉल की साइज नॉर्मल से क्या हो गई? छोटी हो गई। तो छोटी हो गई तो जो इमेज कहां बननी थी? रेटिना पर। आईबॉल के छोटे होने से वो रेटिना के पीछे बनेगी, इसलिए क्लियर दिखाई नहीं देती। तो यहां साइज ऑफ आईबॉल छोटा हुआ, इमेज बिहाइंड द रेटिना। समझ गए ना बात? कि जो बननी कहां थी? रेटिना पे, बट आईबॉल छोटा हुआ तो इमेज रेटिना के पीछे बनी, इसलिए आपको क्लियर दिखाई नहीं देती। उसका जो ट्रीटमेंट है, कौन से लेंस यूज करते हैं? स्पेक्स, चश्मे कौन से लेंस के लगेंगे? तो गड़बड़ी कहां है? नियर ऑब्जेक्ट में। और नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको कौन सा चाहिए? कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस के चश्मे यहां यूज करेंगे कॉन्वेक्स। तो ये हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोला फार साइटनेस या दूर दृष्टि दोष। नाम बच्चों दूर दृष्टि है, लेकिन गड़बड़ी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। और लेंस इसमें फ्लैट हुआ, आईबॉल की साइज छोटी हुई, तो इमेज रेटिना के भी पीछे। अब मायोपिया, नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। बस इसके ठीक अपोजिट चलो। नाम नियर ऑब्जेक्ट, नियर साइटनेस है, लेकिन बच्चों जो फार ऑब्जेक्ट है वो यहां क्लियर नहीं बनेगी, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, बिकॉज लेंस कैसा हो गया?
यहां तो फ्लैट था, यहां लेंस मान लो कॉन्वेक्स, उत्तल हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, तो दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। आई होल की साइज यहां बच्चों कैसी थी, स्मॉल, यहां कंपैरेटिवली आई होल क्या हो गया, लार्ज, बड़ा आई होल हो गया। तो जो इमेज कहां, यहां तो रेटिना के पीछे बन रही थी, अब वो रेटिना के पहले बन जाती है। फ्रंट एंड बिफोर, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, समझ रहे हो ना बात? इसमें इमेज रेटिना के पीछे, इसमें रेटिना से पहले। ट्रीटमेंट, तो यहां कॉन्वेक्स था, यहां दूर की वस्तु नहीं दिख रही, तो बच्चों कौन सा लेंस, कॉन्केव, अवतल लेंस के स्पेक्स यूज करते हैं इसलिए। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, समझ गए? अब लोग रेस मायोपिया, जरा अंतर है, एज साइडनेस बोलते हैं मोस्टली ओल्ड एज में, जो बुढ़ापे में ये जनरली होता है। अब बूढ़ियों में बच्चों क्या कि उनमें न तो पास की वस्तु साफ दिखेगी, ना तो दूर की दिखेगी। रीजन ये है कि यहां जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब लेंस अपनी शेप को चेंज प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। लिगामेंट और की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जो इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, वो बच्चों एक्चुअल में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में ना तो नियर और ना ही फार ऑब्जेक्ट, दोनों क्लियर नहीं बनते। एज बढ़ने के साथ साथ लेंस की इलास्टिसिटी कम हो गई, लिगामेंट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, तो ये ट्रेस बायोपिया। इसका बच्चों ट्रीटमेंट जो होता है उसमें बाईफोकल लेंस, जो चश्मे लगते हैं ना बाईफोकल, बाई का मतलब दोनों। घर में दादा दादी नाना नानी जो ओल्ड एज है उनमें देख सकते हो बच्चों, आपकी जो उनके स्पेक्स होते हैं ना चश्मे, उनमें गौर से देखोगे तो दोनों लेंस होते हैं, एक में दोनों लेंस मिलेंगे। ऊपर कॉन्केव रहता है, ये नीचे जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, दोनों लेंस उसमें मिलेंगे। तो अगर दूर देखना तो ऊपर से कॉन्केव से, पास में अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्पेक्स को आगे ले आते हैं नाक पे ऐसे, तो कॉन्वेक्स है, तो नीचे कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये बाईफोकल, दोनों क्लियर देखने के लिए बच्चों। लास्ट में हमने बात की एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्यता। इसमें देखो कहां प्रॉब्लम आई कि जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है, कर्वेचर बच्चों वक्रण, कॉर्निया का घुमाव, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। देखो ये क्या है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया सीधा नहीं, ऐसे थोड़ा सा उसमें कर्व होता है कॉर्निया में। उस कर्व का बेनिफिट क्या है, इस कर्व का, वक्र का बेनिफिट बच्चों ये है कि जो लाइट वेव्स आएगी वो जो कॉर्निया से टकराएगी, तो कॉर्निया का जो कर्व है वो लाइट वेव्स को थोड़ा सा क्या कर देगा, बेंड कर देगा, मोड़ देगा। तो कर्वेचर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इमेज पूरी तरह से येलो स्पॉट फोरिया पे नहीं बनती और वो स्पष्ट नहीं बन पाएगी, ब्लर इमेज, धुंधली इमेज बनती है, जिसका रीजन है डिस्टर्बेंस आ गया किसमें, कॉर्निया के कर्व में। तो इसका ट्रीटमेंट होता है वो सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है इसमें। ट्रीटमेंट बच्चों पूछा जा सकता है, हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, मायोपिया का ट्रीटमेंट कॉन्केव, ट्रेस मायोपिया में कौन से लगे, बाईफोकल, बाईफोकल दोनों, और वहां बेलनाकार या तो सिलिंड्रिकल लेंस। ये चार इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू आई। अब लास्ट बच्चों इसमें छोड़ जैसे दो तीन छोटे मोटे डिसऑर्डर भी बता देता हूं, ये आइस वाला पार्ट आपका कंप्लीट। तो यहां देखो, ये मैंने बताया ना कॉर्निया का क्या डिस्टर्ब हो रहा है, कर्वेचर, वक्र में गड़बड़ी आ रही है। तो कर्वेचर का वैसे नाम, जैसे कॉर्निया ये है लेंस, तो जो भी लाइट वेव्स आ रही है ये उसको बेंड करता है, ऐसे मोड़ेगा, अपने एक्सिस से बेंड कर देता है। तो लाइट वेव्स का जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन सुनियो, साइट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन। तो आंख में रिफ्रैक्शन कहां होता है, अपवर्तन दो जगह होता है बच्चों, एक तो लाइट वेव्स कहां मुड़ेगी, कॉर्निया, एक वो कहां, लेंस।
तो अपनी आई बॉल में साइट ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का जो स्थल है वो दो जगह लाइट वेव्स बेंड होती है, मुड़ती है, एक तो कॉर्निया, एक लेंस। तो सबसे पहले बेंड उसको कॉर्निया करेगा, थोड़ा बहुत लेंस भी करेगा। कॉर्निया 75% रिफ्रैक्शन करता है और रिमेनिंग 25% रिफ्रैक्शन कौन करेगा? लेंस करेगा। तो ऐसे आ जाए ना, मेजर रिफ्रैक्टरी साइट ऑफ आई बॉल, मेनली प्रकाश की किरणें कहाँ रिफ्रैक्ट होती है तो वो कौन करता है? कॉर्निया। लेंस का रोल कितना बच्चों? 25%। तो कॉर्निया में अगर कर्व में डिस्टरबेंस आया तो डिजीज कौन सी हो गई? एस्टिग्मेटिज्म। और जैसे मैं वो सेंसिटिव भी बता रहा था ना, नीट का वही डाउटफुल क्वेश्चन लास्ट ईयर वाला जो बता रहे थे अपन, वो ही था, स्टेटमेंट वाला आया था। तो कॉर्निया भी सेंसिटिव होता है कि कॉर्निया इज सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई, लेकिन बच्चों कॉर्निया जो है ना वो मेनली सेंसिटिव होता है पेन और टच के लिए। क्या लिख रहा हूं मैं? कॉर्निया सेंसिटिव संवेदी है दर्द और टच के लिए। टच और पेन की जो सेंसेज है वो आई का मोर सेंसिटिव पार्ट कौन सा होगा? कॉर्निया। और अगर लाइट के लिए सेंसिटिव पूछे, प्रकाश के लिए आंख का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट पूछे, तब बच्चों कौन होगा? रेटिना। ठीक है ना? तो उसमें तो नॉर्मली सेंसिटिव पार्ट दे दिया था, लेकिन अगर नॉर्मल सेंसिटिव बात आए तो वो तो आंख तो लाइट की बात करेगा ना। लाइट के लिए सेंसिटिव मेनली कौन है इसमें? रेटिना। बट पेन और टच के रेफरेंस में पूछे, दर्द और स्पर्श के संदर्भ में बात आए तो सेंसिटिव कौन रहेगा? कॉर्निया, जो मेजर साइट ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, अपवर्तन का मुख्य स्थल भी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बोलो। चलो तो ये चार डिसऑर्डर तो ये हो गए, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। एक आध और अलग से अपन, वही नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौन की निक्टोलोपिया भी बोल देते हैं। क्या रहेगा आपके? नाइट ब्लाइंडनेस तो वही डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बस पता अपने को विटामिन ए की कमी, और डिफेक्ट कौन सी सेल में? रोड सेल में डिफेक्ट आ गया तो डिम लाइट में प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ऐसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ये भी कलर रंगों का विभेदन नहीं कर पाएगा। ये अपन में थोड़ा जेनेटिक्स में इसको डिटेल में आते हैं क्वेश्चन इसके, ट्राइटोनेपिया, ड्यूटेरोनोपिया, प्रोटो, तीन टाइप की, वहां अपन डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, वर्णांधता की जीन आपको कहां मिलती है? एक्स क्रोमोसोम पे आता है ना। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उनकी जीन अपने को एक्स क्रोमोसोम पे। तो इसमें तो कौन सेल में डिफेक्ट आया? उसमें रोड सेल में डिफेक्ट आया। ऐसी बेटा जी एक आता है कैटारेक्ट, मोतियाबिंद, खूब गांव विलेज वाले में मोतियाबिंद कैटारेक्ट बोलते हैं ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। मोतियाबिंद में भी जो आपका लेंस होता है एक्चुअल में वो अपारदर्शी, ओपेक हो जाता है। लेंस अपारदर्शी, क्रिस्टलाइज जो लेंस होता है उसकी पारगम्यता खत्म हो जाती है, तो प्रॉपर इमेज नहीं बनती, दिखाई नहीं देता। लेंस का क्या होना? अपारदर्शी। तो सर्जरी से वो चेंज करते हैं। और वैसे बच्चों मोतियाबिंद जो होता है ना, अब ध्यान रख लेना, एक वो जो यूवी रेज बता रहा था आपको, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? मेलानिन। अब वैसे यूवी रेज का बॉडी पर दो जगह मेनली साइड इफेक्ट होता है, एक अपनी आईज पर इफेक्ट डालती है बच्चों, एक ही अपनी स्किन पर इफेक्ट डालती है। तो आंखों पर जब यूवी रेज का साइड इफेक्ट होता है तब तो कैटारेक्ट हो सकता है, लेंस डैमेज हो सकता है। और यूवी रेज का जब त्वचा पर साइड इफेक्ट होता है तो स्किन का कैंसर हो सकता है। इसीलिए बचाने वाला इससे कौन है? मेलानिन पिगमेंट। तो कैटारेक्ट, लेंस ओपेक हुआ, यूवी रेज से ये डिजीज हो सकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। कैटारेक्ट के अलावा एक ग्लाउकोमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबल बार कैटारेक्ट बोलते हैं, इस पे भी आते हैं। एक में लिखूं ट्रैकोमा, ब्लाइंडनेस, अंधापन। ट्रैकोमा एक बैक्टीरिया से बच्चों होती है, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोग है।
क्लेमाइडिया बैक्टीरिया। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैसी बैक्टीरिया का नाम है। अंधापन आता है इस जीवाणु जनित रोग से, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया से। और वैसे अपने बच्चों सबसे ज्यादा जो ब्लाइंडनेस है वो ग्लाउकोमा डिजीज से, एक इंपॉर्टेंट डिजीज पे आऊंगा मैं, सबल बाय, जो भी अपन बता रहे थे कि ग्लाउकोमा में एक्चुअल में क्या होता है। तो बच्चों को भी बता रहा था मैं कि देखो अब एक्चुअल में है क्या कि जो आई में दोनों फ्लूइड आए थे ना, एक्वस और विट्रस ह्यूमर, उससे रिलेटेड है ये। तो नाइट ब्लाइंडनेस समझ गए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। कलर ब्लाइंडनेस, कलर के बारे में नहीं पता चलेगा, कैटारेक्ट मोतियाबिंद हो गया। अब इस पर आ रहे अपन, ग्लाउकोमा क्या है। ट्रेकोमा एक जीवाणु जनित रोग है, ब्लाइंडनेस, जिसमें जीवाणु है क्लेमाइडिया बैक्टीरिया। अब देखियो है क्या, ये अपने विट्रस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर। और एक बच्चों लिम्बस वर्ड याद आएगा, लिम्बस बताया था मैंने आपको, स्क्लेरा और कोर्निया का जंक्शन। ये कोर्निया है, ये है स्क्लेरा, दोनों का जंक्शन, ये संधि स्थल, इसको क्या बोलते हैं, लिम्बस। तो लिम्बस के पास में ध्यान से सुनना, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है किसके पास, लिम्बस के पास। इसको बोलते हैं कैनाल ऑफ स्लेम। स्लेम की नाम क्या बोलते हैं, कैनाल ऑफ स्लेम। इससे रिलेटेड एक बात हम बताएंगे, देखो क्या है, इससे हम आइज को ब्लड सप्लाई के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेत्र को जो रक्त आपूर्ति है वो बच्चों कैसे होती है, इसी से वो डिजीज भी क्लियर हो जाएगी। तो है क्या कि आइज को प्योर ब्लड लाके कौन देगी, वही रेटिनल आर्टरी आई थी, ब्लाइंड स्पॉट से यहां से एंटर करी थी ना, कौन बच्चों, रेटिनल आर्टरी। तो रेटिनल धमनी में ब्लड कैसा आया, प्योर ब्लड आया। वो प्योर ब्लड जो है रेटिनल आर्टरी से पहले मिलेगा आर्टेरियल चैम्बर को। ये आर्टेरियल चैम्बर जो बताया था अभी आपको, ये था आइरिस, आइरिस के पीछे ये आर्टेरियल चैम्बर, ये वीनस चैम्बर बता दिया था पीछे। आर्टेरियल चैम्बर में O2 वगैरह आ गई, तो वहां से बच्चों इंप्योर जो ब्लड है वो वीनस चैम्बर, ठीक है। तो रेटिनल आर्टरी से प्योर ब्लड आया, पहले आर्टेरियल चैम्बर फिर वीनस चैम्बर। अब वीनस में वेन वाले में उसको CO2 वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट वो सब मिल गए, वहां से उस इंप्योर ब्लड को आंख से बाहर निकालना है। तो ये देखो आंख से बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए बच्चों जो कैनाल, जो नाल उसे बाहर लेकर जाती है वो है कैनाल ऑफ स्लेम। स्लेम के नाल एक ऐसी नलिका है जो आंख से उस फ्लूइड को बाहर ले जाएगी, ताकि नेत्र के अंदर, आईबॉल के अंदर फ्लूइड की अमाउंट मेंटेन रहे, फिक्स रहे। क्योंकि अगर बच्चों अमाउंट बढ़ गई तो हमने बताया था लेंस और जो रेटिना है वो डैमेज हो सकता है। तो रेटिनल आर्टरी से आर्टेरियल चैम्बर, फिर वीनस चैम्बर, और वहां से वो इंप्योर जो ब्लड मान लो, फ्लूइड मान लो, वो किसके थ्रू बाहर जाएगा, कैनाल ऑफ स्लेम। तो यहां से विट्रस चैम्बर से वो चला गया स्लेम कैनाल, और स्लेम कैनाल कहां है, लिम्बस के समीप, नियर लिम्बस। और लिम्बस क्या है, जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा। स्लेम कैनाल से फिर रेटिनल वेन वगैरह होती है, वहां से वो बाहर चला गया। तो ब्लड लाइक ऑन आर्टरी, वापस किससे, वेन से। अब होता क्या है, मान लो कैनाल ऑफ जो स्लेम है ये ब्लॉक हो गई, स्लेम की नाल अगर ब्लॉक हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, ये बच्चों ये कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा, आंख से फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो आंख में उस कासाब और जलीय द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी तो प्रेशर डालेगी लेंस और किस पर, रेटिना पर। प्रेशर डालेगी तो डैमेज होना ही ग्लाउकोमा। तो ग्लाउकोमा में स्लेम कैनाल क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी तो आइज में अमाउंट ऑफ फ्लूइड, तरल की मात्रा बढ़ेगी तो आंख में प्रेशर बढ़ेगा, और उसी को बोलते हैं ग्लाउकोमा, सबल बाय। क्लियर। तो ग्लाउकोमा का मेजर कोज है ब्लॉकेज आना किसमें, कैनाल ऑफ स्लेम में, जिससे आंख में फ्लूइड बढ़ा, फ्लूइड से प्रेशर लगा, रेटिना लेंस का डैमेज होना, ग्लाउकोमा या सबल बाय डिजीज। क्लियर। चलो ये बच्चों अपनी नेत्र आइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हो गए। अब एक वो दो टाइप के विजन, मोनोकुलर बाइनोकुलर है, तो मैं बता देता हूँ। आइज वाला पार्ट अपन ने ये कर लिया कंप्लीट। एक नेत्री है मोनोलोकुलर,
और द्विनेत्रीय दृष्टि बाइनोकुलर। दो टाइप की विजन या दृष्टि बोल सकते हैं ना, मोनोकुलर और बाइनोकुलर। तो एक नेत्री में बच्चों ध्यान रखना, एक नेत्री का मतलब एक आई दो आई से वैसे नहीं है, ये आई की पोजीशन से होती है। एक नेत्री में तो जो आई की आंखों की बच्चों पोजीशन है वो लेटरल टू हेड। इसमें तो आंखें मिलेगी अपने को सिर के पार्श्व में। गाय में अपन ने मोस्टली एनिमल में देखा है, गाय देखिए ना, तो उसमें आंखें बच्चों एक इधर एक इधर होती है। लेटरल टू हेड, सिर के पार्श्व में आंखें होती है मोनोकुलर। अलग अलग दोनों इमेज बना सकती है। और बाइनोकुलर अपने में आपने आंखें कहां है, बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ हेड, सिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हेड, आंखें सिर के सामने हो बाइनोकुलर। हम एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं बाइनोकुलर, और जिनमें लेटरल इधर इधर हो वो बाइनोकुलर। तो एग्जांपल बाइनोकुलर वाले याद रख लो। प्राइमेट्स में आपका ऑर्डर होता है, आपका गण है प्राइमेट। प्राइमेट में कौन कौन आते हैं बोलो? एप्स आते हैं, मंकी आते हैं और ह्यूमन आता है। तो अपने में मंकी, बंदरों में भी देखिए बच्चों आंखें इन फ्रंट ऑफ हेड है। एप्स कपी, कपी बोले तो हिंदी में तो बंदर का पर्यायवाची है कपी, लेकिन अपने यहाँ साइंस में बायो में एप्स अलग है, मंकी अलग है। एप्स 4 पढ़ते हो आप इवोल्यूशन में। कौन कौन से? गिब्बन, ऑरेंगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला। सबसे इंटेलिजेंट कौन सा है? चिंपैंजी। और इंडिया में मिलने वाला एकमात्र एक कौन सा है? गिब्बन। इवोल्यूशन की बातें। तो प्राइवेट में एप, मंकी और ह्यूमन। उल्लू में भी बता सकते हैं, एक अलग से याद रखो तो आप। उल्लू में भी आईज इन फ्रंट ऑफ हेड। बाकी प्राइमेट, इसके अलावा बाकी सब में हम कैसा बता देंगे? मोनोकुलर, पैनोरामिक भी बोलते हैं इसको, एक नेत्रीय दृष्टि, और वो कैसी होगी? अब बच्चों ह्यूमन में अपने में एक ये भी बताते हैं स्टीरियोस्कोपिक 3D इमेज। ह्यूमन मानव में स्टीरियोस्कोपिक साफ दृष्टि बनती है, ऑप्टिक याज्मा वगैरह होता है 180 डिग्री एंगल पर, और 3D इमेज भी अपन देख सकते हैं मानव ह्यूमन के रेफरेंस में, क्लियर साफ इमेज। और एक बर्ड्स में वर्ड आता है पक्षियों में टेलीस्कोपिक विजन। टेलीस्कोपिक जैसे चील, बाहर चील जो उड़ते हैं काफी ऊंचाई पे, वहां से बच्चों को टेलीस्कोप होता है ना, दूरबीन, दूर से देखने वाला, टेलीस्कोप की तरह वो बिल्कुल नीचे चूहा अगर घूम रहा वो भी उसको दिख जाता है। तो बर्ड्स में तीखी दूर की दृष्टि टेलीस्कोपिक बोलते हैं। टेलीस्कोप से वर्ड आ गया, और ह्यूमन के लिए वर्ड आ गया स्टीरियोस्कोपिक और 3D इमेज। और बर्ड्स की आईज में एक वो पैक्टेन वर्ड भी बताते हैं, पक्षियों की आंखों में पैक्टेन प्रेजेंट होता है। बता रखा है एकोमोडेशन में काम आता है, न्यूट्रिशन भी देता है, येलो स्पॉट का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो पक्षियों के नेत्र में एक वर्ड आता है पैक्टेन, अपने में नहीं होता, अपने में येलो स्पॉट वगैरह है, लिगामेंट है जो एकोमोडेशन में काम आते हैं, यहाँ वो पैक्टेन। और आइस कैसी? टेलीस्कोपिक, अपने में स्टीरियोस्कोपिक और 3D इमेज, और विजन कैसा? बाइनोकुलर, जो कहां? इन फ्रंट ऑफ हेड। चलो लास्ट, या आइस्क्रीम डिसऑर्डर हो गए, टाइप 2 विजन अगर पूछे तो। एक बच्चों आईज और कैमरे में सिमिलरिटी कुछ डिफरेंस है, जैसे मैं कुछ माइंड में बता देता हूं। एक बार पुराना एम्स का क्वेश्चन भी बना हुआ है इससे। आंख और कैमरा दोनों ही इमेज बनाते हैं, फोटो उतारते हैं ना। हाँ, तो अब क्या सिमिलरिटी डिफरेंस है? तो इसमें अपन आईज में, जैसे आईज में बच्चों में स्क्लेरा होता है, आउटर कवरिंग स्क्लेरा है। यहां प्रोटेक्शन के लिए कैमरे में डब्बा मान लो, बॉक्स होता है। अपने में जो स्क्लेरा है ना, पीछे कवरिंग स्क्लेरा प्रोटेक्ट ही करता है, कैमरे में बॉक्स है। आईज में जहां बच्चों अपनी आई लीड है, पलकें बंद हुई तो अब लाइट एंटर नहीं करेगी, वैसी कैमरे में केप होती है ना, ढक्कन होता है, केप हटाते हो तभी तो लाइट एंट्री लेगी। आईज में ये था पूछा बच्चों, आइरिस होता है, ये आया था एम्स में कि अपनी आईज जो आईज का आइरिस है वो कैमरे में किसके एनालॉगस सिमिलर होता है? यहां बच्चों होता है कैमरे में डायफ्राम।
आंख का आइरिस कैमरे के डायफ्राम के नाम सिमिलर बताते हैं। डायफ्राम वो अपने वाला नहीं है, डायफ्राम का मतलब यहाँ एक पर्दा है, कवर है। तो डायफ्राम जैसे आपने आइरिस है, आइरिस जब हटेगा तभी तो लाइट आएगी। वहां बच्चों डायफ्राम एक पर्दा होता है, कैमरे के लेंस को अंदर गौर से देखोगे तो दिखेगा, वो जब डायफ्राम हटेगा तब लाइट एंट्री करती है। तो आइरिस के जैसे कैमरे में कौन सी स्ट्रक्चर हुई, डायफ्राम हुआ। आईलिड की जगह वहां केप मान लो, स्क्लेरा के जैसे वहां बॉक्स हुआ। अपनी आईज में इमेज तो कहां बनी, रेटिना पे, वहां बच्चों फोटोग्राफिक फिल्म होती है। तो यहां आंख में रेटिना, वहां फोटोग्राफिक फिल्म। अपने में जो कोरोइड था, कोरोइड जिसमें हमने बताया था पिगमेंट होता है, जिसमें बताया था ब्लड वेसल्स होती है। एक और बच्चों कोरोइड के लिए लिखाया था आपको, प्रिवेंट क्या करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट चीज थी, आंतरिक परावर्तन को रोकता है। बात आई थी ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा जी क्या, ये जो है कोई लाइट वेव जो स्ट्रे लाइट वेव आती है, तिरछी किरणें जो आएगी, उन्हें ऐसे नहीं कि वो टकरा कर वापस आ जाए, कोरोइड वाला पार्ट उनको वही क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन को रोकना आपकी आंखों में कोरोइड करता है। कैमरे में इसके लिए ब्लैक पेंट होता है, काला रंग, ब्लैक कलर, आइडियल ब्लैक बॉडी पढ़ते हो आप, अच्छा अवशोषक होता है, तो ब्लैक पेंट उसे वहीं क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो स्क्लेरा की जगह वहां बॉक्स मान लो, आईलिड कैप है, कैमरे का ढक्कन। आइरिस की जगह वहां अपन ने क्या सिमिलर मान लिया, डायफ्राम या रेटिना, वहां बच्चों क्या आ गई, फोटोग्राफिक फिल्म। कोरोइड और वहां ब्लैक पेंट, दोनों का काम सेम है, प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसी आपका जो लेंस है, दोनों में लेंस होते हैं बच्चों, आंख में भी लेंस और कैमरे में भी है, लेकिन डिफरेंस ध्यान रख लो, आपके लेंस की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, लेंस हमेशा फिक्स रहेगा। बट अच्छे कैमरे जो आते हैं डीएसएलआर वगैरह, उनके बच्चों लेंस क्या होते हैं, मूवेबल, उनके लेंस की जगह को हम चेंज कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं, बट अपना लेंस हमेशा फिक्स रहेगा। इसको कौन पकड़े हुए रहता है, लिगामेंट एंड सिलियरी। ये आज हमने जो अपना सेंसरी ऑर्गन है बच्चों, उसका पहला जो रिसेप्टर आईज के बारे में, ये आपके 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। अगला बच्चों जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसमें ईयर को मैं एक लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो क्रेश कोर्स की क्लासेस है, एफर्ट बच्चों यही है कि पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट भी आ जाए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले लेक्चर में बता भी रहा था ना आपको, आईज वाले पॉइंट से आप अगर पीछे 5-7 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी का टच मिलेगा क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन सोल्व भी कर लो, अपने नोट्स से वो हो भी जाएंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखो, सुनो, देना आप उसकी रीडिंग लगा दो बेटा जी, किससे, एनसीईआरटी से। और बायो में प्रैक्टिस के लिए इतना ही है, एक एनटीए वाले पेपर भी आप दे रहे हो ना, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास वाले, वो भी देते रहो। और 2009-10 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले, वो भी आप सोल्व करते रहो। कहीं कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके लिए माइक सर अवेलेबल है, हमेशा ही रहते हैं। चलो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, ईयर वाले पॉइंट के साथ बच्चों में आऊंगा। तब तक के लिए यूं ही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।